हेलो दोस्तों, हेलो स्टूडेंट्स। मैं आज के इस वीडियो में देखिए झारखंड का जो बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा हुआ था एंट्रेंस एग्ज़ाम कब का 2022 का। तो 2022 का पेपर का हम यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन और सुंदर तरीके से करूँगा ताकि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आए। एक एक क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करूँगा ताकि इसके मिलते जुलते कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको कोई भी तरह का परेशानी नहीं होगा और आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो पूरा वीडियो में बने रहना और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। और जो लोग पहली बार आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस तरह का कंटेंट आपको यहाँ पे लगातार मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2022 का पेपर पूरा सॉल्व करते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपडेट हो या फिर इस तरह की क्लासेस जो भी बेहतरीन क्लास होने वाली है इस तरह की क्लासेस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए हम आप लोग का सेट 3 लेके आए हुए हैं, है ना। और इससे पहले सेट 2 तक करवा दिया है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। आप जो कोई भी स्टेट के हो आप लोग को यहाँ पे मतलब कि बहुत ही हेल्पफुल रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड और आपके बीएड एंट्रेंस के लिए। चाहे आप बिहार एंट्रेंस दे रहे हो या फिर आप झारखंड का एंट्रेंस दे रहे हो बीएड का, या फिर आप छत्तीसगढ़ का एंट्रेंस दे रहे हो, यूपी का दे रहे हो या एमपी का दे रहे हो, यहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ही अच्छे तरीके से आपको करवा दिया जाए। तो सेट 2 तक कंप्लीट हो गया है, तो आज हम लोग सेट 3 लेकर आए हुए हैं। देखिए शिक्षण योग्यता जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कोई भी स्टेट का एंट्रेंस का एग्जाम का उठा के देखोगे तो क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। और ये देखिए 2022 का आज का हम पेपर लेकर आए हुए हैं। 2022 का झारखंड का पेपर आया हुआ है और इसमें देखिए शिक्षण योग्यता टीचिंग एप्टीट्यूड से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलिए हम इनको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन ही आप लोगों को क्या दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अपर जो आया था पेपर थोड़ा सा टफ आया था। इज द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर्स व्हाट इट इज सपोज टू मेजर। बोल रहा है वह डिग्री है जिससे एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए, उसे क्या मापना चाहिए, व्हाट इज सपोज टू मेजर। ये आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया हुआ था कि ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और यूजेबिलिटी। और यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और प्रयोज्यता। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हम लोग आपको वस्तुनिष्ठता का और सब्जेक्टिविटी का मतलब आप लोगों को पिछले क्लास में मतलब कि सेट में बता चुके हैं। तो हर सेट ज़्यादा से ज़्यादा सेट अगर आप लगाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस इस तरह से आप लोगों को पहले से जुड़े हुए नजर आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमने जो पीछे के सेट 2 करवा चुके हैं, 2 सेट जरूर कर लीजिए। हमने प्लेलिस्ट बना दिया। प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। तो आप लोग जरूर से मैं बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट के सारे सेट करते आए हैं, ठीक है। तो चलिए ये वाला भी वीडियो देख लीजिए पहले आप। तो वस्तुनिष्ठता ऑब्जेक्टिविटी है क्या, मैं बता दे रहा हूँ। वस्तुनिष्ठता क्या आता है ना कि जब भी जो रिसर्चर होता है या फिर जो शोधकर्ता होता है, जो शोध करता है, तो क्या करता है कभी भी जब वो अपने जो मतलब कि जो क्या किया जाता है परीक्षण करता है, टेस्ट लेता है, तो अपना जो रिजल्ट आता है उसमें सब्जेक्टिविटी को मतलब कि उसमें इंक्लूड नहीं करता है। जो भी रिजल्ट आता है वो रिजल्ट में सब्जेक्टिविटी क्या है, सब्जेक्टिविटी मतलब अपनी सोच को, अपना निर्णय उसमें नहीं जोड़ता है, अपना निर्णय उसमें नहीं थोपता है। जो रिजल्ट आ रहा है और ऐसा ही मतलब कि ये परीक्षण लिया जाता है, ऐसा ये टेस्ट लिया जाता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो डाटाज हैं उसी को मतलब उसी के ऊपर स्टडी करके रिजल्ट देना रहता है, ठीक है। जो डाटाज आते हैं बस उसी के ऊपर रिजल्ट देना रहता है। तो इसमें क्या होता है ना, रिसर्चर की अपना इंडिविजुअल सोच वहाँ पे नहीं सोचता है, थोपता है, दूसरे पर नहीं थोपता है। और इससे क्या फायदा होता है मैं बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ कि अगर 2 से ज़्यादा रिसर्चर हो और शोधकर्ता हो और वही टेस्ट है ना, वही टेस्ट फिर से करवाए, है ना, दोनों अलग अलग समय में दोनों अलग अलग आदमी करे तो दोनों का रिजल्ट लगभग कमोबेश सेम आना चाहिए, है ना। दोनों का रिजल्ट लगभग सेम आना चाहिए क्योंकि देखिए वहाँ पे इंडिविजुअल सोच इन्होंने थोपा नहीं है दोनों ने, तो रिजल्ट दोनों का सेम आएगा, है ना। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिविटी। वही सब्जेक्टिविटी में क्या होता है ना कि अपना इंडिविजुअल भी जो सोच रहता है वो भी इंक्लूड कर देता है ना, जो अपना निर्णय रहता है वो भी इंक्लूड करता है। तो वो हो गया सब्जेक्टिविटी, अपना कंक्लूजन भी उसमें ऐड करना रहता है, तो इसमें ऐड नहीं होता है। तो ये याद रखिएगा आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये आप लोग का यहाँ पे इसमें नहीं भराएगा क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछ रहा है परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए, ये क्वेश्चन है ना। तो चलिए सेकंड का आप लोग को मतलब समझा देते, विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है। अब ये देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। तो वो वही चीज़ हुआ, विश्वसनीयता मतलब हुआ कि जब हम टेस्ट लिए या जब से रिसर्चर ने या फिर जो शोधकर्ता था उसने टेस्ट लिया और वो वही रिसर्चर फिर से नेक्स्ट टाइम गैप लेकर, जैसे कि अभी किया, फिर कुछ समय अंतराल टू टाइम गैप लिया और उसके बाद फिर से किया यहाँ पे, तो दोनों में रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो उससे क्या पता चलता है कि जो टेस्ट हमने लिया वो विश्वसनीय है ना। तो विश्वसनीयता यहाँ पे इसका मतलब हुआ रिलायबिलिटी, ठीक है।
वहीं देखिए वैधता, वैलिडिटी मतलब क्या होता है? वैलिडिटी मतलब क्या हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि कितने एक्सटेंड तक वो मेजर करता है। जो टेस्ट मैंने किया है, ले रहा हूँ, वो टेस्ट कितने एक्सटेंड तक मतलब मेजर करता है, और व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर, और वो क्या मापना चाहता है ना, क्या मापने का उद्देश्य रखता है। तो ये आप लोग को इसमें आता है। वैधता में क्या आता है कि वह क्या माप रहा है और क्या मापने का उद्देश्य रखता है। आगे का जो उद्देश्य होगा, जो हम लोग का पर्पस रहेगा, इसी से मतलब कि हम लोग को जुड़ा हुआ रहेगा, और कैसे मतलब कि विकास का जो उद्देश्य होता है डेवलपमेंट का, वो इसी से जुड़ा हुआ रहता है, वैधता से, है ना। वैधता एक तरह से यह समझाता है कि विकास के उद्देश्य क्या होने चाहिए, आगे जाके क्या परीक्षण के उद्देश्य होने चाहिए, वो इसी से पूरा होता है, वैधता से। तो क्या मापना चाहिए, वो वैधता के अंदर ही आएगा, वैलिडिटी के अंदर आएगा, क्योंकि क्या मेजर करना है और क्या उसका इंटेंट है, कितना उसका आगे जाके हमको क्या इससे लेना है, वो सारा चीज़, कितना आउटकम लेना है ना, तो वो सारा चीज़ हमको वैधता, वैलिडिटी के अंदर ही आता है। तो वैधता ही होगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए उसे क्या मापना चाहिए, है ना। तो वैधता हमें समझाती है कि क्या परीक्षण इसके विकास के उद्देश्य को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है। तो क्या हो रहा है, वो एक तरह से इसको माप रहा है। तो वैधता ही यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा। फिर देखिए प्रयोज्यता दिया हुआ है आपको, ठीक है। वही देखिए गाइज, यूजेबिलिटी, प्रयोज्यता, आपका जो मापने वाला जो इक्विपमेंट है या फिर आपका जो इंस्ट्रूमेंट्स है, उसी का मतलब कि ये कैरेक्टरिस्टिक बताता है ना, कि क्या उसके मतलब कि गुण है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये आपका यूजेबिलिटी के अंदर आ गया कि जो मापने वाले जो यंत्र हैं उनमें क्या मतलब कि मतलब उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये यूजेबिलिटी प्रयोज्यता के अंदर आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, वैधता या वैलिडिटी वह डिग्री है जिससे यह एक परीक्षण मापता है कि उसे क्या मापना चाहिए, है ना, कि इज द वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच दैट मेजर्स दैट इट इज सपोज टू मेजर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इससे क्या हुआ कि चारों के आपको मतलब समझ में आ गए। विश्वसनीयता क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया शॉर्ट में। वस्तुनिष्ठता क्या होता है कि उसमें व्यक्तिगत जो अपना सोच रहता है वो दूर रखते हैं, ठीक है। और जो टेस्ट में आते हैं नंबर्स वो अलग अलग अगर लोगों से लिया जाए अलग अलग समय में तो सेम आना चाहिए। विश्वसनीयता हो गया कि अगर टाइम गैप के साथ भी अगर आप लें टाइम मतलब कि वो टेस्ट लें तो दोनों में आपका वैल्यू लगभग सेम आना चाहिए। तो वो आप लोग को क्या समझा जाएगा कि टेस्ट विश्वसनीय है, तो विश्वसनीयता आएगा। वैधता मैंने आपको बताया कि वह क्या करता है कि परीक्षण कैसा होना चाहिए, आगे के मानकों पर क्या होना चाहिए, सही साबित होना चाहिए, है ना। फिर प्रयोज्यता मैंने आपको क्या बताया, यूजेबिलिटी के अंदर क्या बताया कि इंस्ट्रूमेंट्स की कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कौन से गुण है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया कि क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिएगा इस 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, का अर्थ है ब्लैंक दिया हुआ है, प्रत्येक छोटे कदम को वांछित लक्ष्य या व्यवहार की ओर मजबूत करना, मीन्स रीइंफोर्सिंग ईच अ स्मॉल स्टेप्स टुवर्ड्स डिजायर्ड गोल और बिहेवियर, है ना। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्विंग मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जब कोई बच्चा कुछ किसी भी चीज़ को सॉल्व करता है, किसी भी चीज़ को सॉल्व करता है, तो अगर वो थोड़ा सा भूल गया तो हम वहाँ पे हिंट कर देंगे। तो जो हिंट होता है किसी भी चीज़ को जो उनको करना है तो वहाँ पे क्यूइंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्टिंग होता है कि यहाँ पे क्यूइंग मतलब होता है जस्ट हिंट देना, लेकिन प्रॉम्प्टिंग मतलब होता है कि जो राइट आंसर हमको पाना है, बच्चे को जो राइट आंसर लाना है उसके तरफ कुछ ज़्यादा ही हम मतलब कि सपोर्ट दिखा दिए और ज़्यादा उनको आसानी हो गया। जैसे कि कोई बच्चा डिवीज़न कर रहा है तो डिवीज़न में कहीं पर अगर वो जल्दी से यहाँ पर घटाने के लिए भूल गए तो वो वहाँ पर हम क्यूइंग कहेंगे, हिंट दे देंगे, ठीक है। लेकिन वही क्या होगा, प्रॉम्प्टिंग में हम सारा स्टेप्स उनको बता देंगे कि यहाँ पे घटाना रहता है, फिर यहाँ पे से मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिखना रहता है। तो वो सारा चीज़ जब हम बता देते हैं ना तो वो प्रॉम्प्टिंग हो जाता है। मतलब ज़्यादा क्यूइंग का मतलब एडवांस रूप में प्रॉम्प्टिंग हो जाता है, क्यूइंग का एडवांस रूप में संकेत हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ जस्ट हिंट देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही हम सपोर्ट दिखा देते हैं। शेपिंग क्या हुआ, शेपिंग में होता है कि एक टारगेट बिहेवियर हमको चाहिए, टारगेटेड बिहेवियर, जो एक हमारा लक्ष्य है कि इस व्यवहार को हमको प्राप्त करना है, टारगेटेड बिहेवियर है, ठीक है। और उस टारगेटेड बिहेवियर को हमको अचीव करना है ना। तो जो भी व्यवहार है हमको वो प्राप्त करना है, तो व्यवहार को प्राप्त कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो छोटे छोटे स्टेप्स यहाँ पे जो अपनाए जाते हैं, जो भी छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ते हैं और जो हम उसको क्या करते हैं, बच्चे को सपोर्ट दिखाते हैं, उसको इनकरेज करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं, तो वो शेपिंग में आता है। जैसे देखिए बच्चे अगर बच्चे को सीधा दौड़ना है, ठीक है, छोटा सा बच्चा को जब एक टॉडलर दौड़ना स्टार्ट करता है तो उसको क्या क्या करना चाहता है, सबसे पहले वो क्रॉलिंग करता है, रेंगता है, पहले सॉरी में सबसे पहले तो वो बैठता है, फिर क्रॉलिंग करता है। तो वो सारा चीज़ स्टेप्स जो है, बैठना, रेंगना, फिर धीरे धीरे क्या होता है, स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना सीखता है, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स धीरे धीरे क्या करते हैं, इसके माता पिता इनकरेज करते हैं। पहले बैठते हैं तो ताली बजाते हैं, हाँ बच्चा बैठ गया, फिर कुछ सामान को दूर में रख देते हैं तो रेंगने सीखता है, फिर रेंगने सीखने के बाद कुछ सामान दे देते हैं, जैसे कि कुछ ऊंचा चीज़ दे देते हैं, अलमीरा में कुछ सामान रख देते हैं, तो वो क्या होता है, देख के खड़ा होने की कोशिश करता है दीवार को पकड़ के, है ना। तो ये सारे जो स्टेप्स होते हैं, छोटे छोटे कदम को वांछित लक्ष्य, जो हमारा लक्ष्य है कि उसको चलवाना है, तो वो जो हमको टारगेटेड बिहेवियर को प्राप्त करना रहता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे आकार देना शेपिंग वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकार देना शेपिंग, यहाँ पे इस तरह से आंसर हो जाएगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए थे। तो अब यहाँ से आगे से आपको क्यूइंग का मतलब समझ में आ गया होगा, सिर्फ जस्ट हिंट देना, अगर राइट हमको आंसर चाहिए तो संकेत का भी मतलब मैंने आपको समझा दिया और आकार देने का मतलब भी आपको यहाँ पे समझा दिया।
33 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है 33 नंबर में कि एक 25 वर्षीय लड़के का IQ क्या होगा जिसका मानसिक आयु 16 वर्ष है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द IQ ऑफ ए 25 ईयर्स ओल्ड बॉय हुज मेंटल एज इज 16, है ना। तो क्या क्या ऑप्शन है 64, 64, 75, 75, 80, 80 और 100, है ना। तो देखिए क्या होगा। तो सबसे पहले इसका जो मतलब कि बुद्धि लब्धि भी इसको हिंदी में बोलते हैं, बुद्धि लब्धि, है ना, बुद्धि लब्धि। तो हिंदी में इसको बुद्धि लब्धि बोलते हैं, इंग्लिश में इंटेलिजेंस क्वोशेंट हो गया आपका। तो इसका जो फार्मूला होता है वो सबसे पहले मतलब कि ये याद रखिए कि इसका जो सुझाव दिया था सबसे पहले दिया था विलियम स्टर्न ने। किसने? विलियम स्टर्न ने। तो पूछेगा तो याद रखिएगा कि IQ की सबसे पहले अवधारणा किसने दी? तो विलियम स्टर्न ने। ये आप लोग को आ सकता है, तो आप लोग लिखते चलिएगा ये सारी चीज़। तो IQ का बात चल रहा था। तो IQ का फॉर्मूला क्या होता है? याद रखिएगा MA/CA, मेंटल एबिलिटी या मेंटल एज सॉरी, और नीचे हो जाएगा क्रोनोलॉजिकल एज या जो अभी एक्चुअल एज है जो उसका है उसी के हिसाब से मेंटल एबिलिटी रहना चाहिए इंटू 100, है ना। तो यह उसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा MA/CA इंटू 100, है ना। तो ये फार्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? मेंटल एबिलिटी देखिए दिया हुआ, मेंटल एज 16 दिया हुआ, तो मेंटल एज 16 रखेंगे और नीचे रुकिए 16 रखेंगे और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे जो एक्चुअल एज है उसको रखेंगे, एक्चुअल एज 25 है और इंटू 100 कर देते हैं, है ना। तो 25 से देखिए 4 बार में चला जाएगा, 25 चौके 100 होता है, 25 4 से 100 और 16 को 4 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 64। तो यहाँ पे हमारा उसका IQ कितना आ गया बच्चे का? 64। तो ये 64 फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, है ना। तो याद रखिए कैसे हम लोग IQ निकालते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सामान्य जो होता है वो भी आप लोग याद रखिए, ताकि अगर पूछेगा कि कौन से मंद बुद्धि के होते हैं कौन तेज बुद्धि, तो याद रखिएगा एवरेज जो होता है याद रखिए। अभी देखिए अगर ऊपर एज भी 16 रहता और नीचे भी एज 16 रहता तो कितना आता कट के? 100 आता। तो इसका मतलब 100 क्या औसत है। तो औसत का क्या वैल्यू होता है? याद रखिएगा 90 से लेकर 110 तक एवरेज होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि सामान्य IQ इतना के बीच में होता है, याद रखिएगा, है ना। इससे कम रहेगा तो वो कमजोर बुद्धि का है और इससे आगे रहेगा तो तेज बुद्धि का। अगर कोई पूछेगा 80 से 90 के बीच में तो निम्न औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औसत से थोड़ा सा कम, निम्न औसत दर्जे का, है ना, वो बच्चा हो जाएगा। निम्न औसत मतलब कि एवरेज से थोड़ा सा लो होना। फिर 90 अगर पूछ देगा 110 से 120, 110 से 120 तो क्या हो जाएगा? अबव एवरेज, है ना। एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा, अबव एवरेज मतलब औसत से थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि उच्च औसत का IQ हो जाएगा। और अगर फिर उससे कम पूछ देगा 70 से 80 तो समझ लीजिए कि थोड़ा सा मूर्ख है, थोड़ा सा कमज़ोर है ना, आप समझ रहे होंगे। और 120 से ज़्यादा दे देगा तो फिर बहुत ही अच्छा IQ है उसका, बच्चा काफ़ी ज़्यादा प्रवीण है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो ये IQ वाला रिलेटेड अब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। विलियम स्टर्न ने सबसे पहले इसका अवधारणा दिया था। 34 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है? अधिक संख्या वाली कक्षा को पढ़ाने वाले शिक्षक के लिए कौन सी तकनीक सबसे बेहतर है, सबसे अच्छी है? फॉर ए टीचर टीचिंग ए क्लास विथ लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज बेस्ट? पूछ रहा है कि इसमें से जो भी टेक्निक्स दिए हुए हैं इसमें से सबसे अच्छा और मतलब कि ऑप्शन कौन सा है, सबसे अच्छा कौन सा हो सकता है? क्या क्या ऑप्शन है? डिबेट, डिस्कशंस, प्रैक्टिकल्स, है ना, वाद विवाद, चर्चा, व्यवहारिक, ग्रुप वर्क विथ ए लेक्चर, व्याख्यान के साथ समूह कार्य देना, लेक्चर एंड क्लास नोट्स, व्याख्यान और कक्षा नोट्स, सेल्फ स्टडी एंड आस्किंग क्वेश्चंस, स्वाध्याय और प्रश्न पूछना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आगे जाके आप लोग को भी अधिक संख्या वाले कक्षा में पढ़ाने को मौका मिलेगा, है ना। टीचर्स की कमी है और क्लासरूम बहुत कभी बड़ा होता है, तो कैसे पढ़ाना है? तो देखिए सबसे पहले कि वाद विवाद अगर हम करते हैं तो ज़्यादा देर तक हम लोग ज़्यादा बच्चों को हम लोग को जो टारगेट है वो टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाएंगे, जो सिखाना वो नहीं सिखा पाएंगे। वाद विवाद में काफ़ी समय निकल जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन से नहीं होगा, डिबेट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आगे देखिए व्याख्यान के साथ समूह कार्य भी यहाँ पे सही ऑप्शन से नहीं है। सिर्फ व्याख्या के द्वारा हम कोई भी टॉपिक में बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन वो अगर लिखेंगे नहीं तो वो सोचने की शक्ति उसमें नहीं आएगा। याद रखिएगा कि जब बच्चा सुनता है, लिखता है, तब जाके उसमें सोचने की शक्ति डेवलप होता है ना। तो ये व्याख्यान में सिर्फ हम क्या करते हैं, बच्चों से बातचीत नहीं करते। याद रखिएगा व्याख्यान के द्वारा हम बच्चों से बातचीत नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ उस प्रसंग के द्वारा जो भी टॉपिक हमको समझाना है उसी टॉपिक के बारे में हम सारा डिस्कशन, मतलब डिस्कशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देते हैं। तो व्याख्यान में ये होता है। लेकिन व्याख्यान और कक्षा नोट्स सबसे अच्छा रहेगा, लेक्चर एंड क्लास नोट्स। इसमें क्या होगा कि इसमें हम क्या करेंगे, व्याख्यान विधि के द्वारा जो भी हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर के द्वारा क्या करेंगे, बच्चों को जो भी हम लोग को देना है वो हम लोग सारा डिटेल्स उनको देंगे, उनको फिर लिखने के लिए बोलेंगे, जो भी हमको वो सारा चीज़ दिए वो नोट करेंगे। और जब नोट करेंगे तो बाद में उनको उसमें सोचने की क्षमता भी आएगी। तो क्या होगा, जब हम लोग टॉपिक को बताएंगे तो वो याद भी करेंगे, सुनकर याद करेंगे, और बाद में जब लिखेंगे तो बाद में उस पर सोच भी सकेंगे, मतलब कि उस पर थिंकिंग भी कर पाएंगे। तो जो भी हमारा
जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाएगा, जो भी हमारा पर्पस है, क्लास का गोल है वो अचीव हो जाएगा। तो व्याख्यान और कक्षा नोट्स आप लोग का सबसे यहाँ पे सबसे सही तरीका होता है। याद रखिएगा कि कभी भी जब भी अधिक संख्या वाले कक्षा में पढ़ाने जाइए तो सबसे बेस्ट टेक्निक यही होता है, व्याख्यान और कक्षा नोट्स। ठीक है। 35वां नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य SUPB के प्रेरणेता कौन है ना। प्रेरणेता थे ये वाला जितने भी समिति उनमें से कौन है। द कंसेप्ट ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। देखिए ये जो है ना SUPB सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ये क्या है ना, ये गांधी जी का जो भी शैक्षणिक विचार था, गांधी जी का जो विचार था शैक्षिक विचार, उसी से ये विकसित किया गया, याद रखिएगा। और 1977 में ईश्वर भाई पटेल जो मतलब समिति है, ईश्वर भाई पटेल समिति है ना, वो इस पर मतलब कि अपनाया था, समीक्षा किया था इसके ऊपर गांधी जी वाले अवधारणाओं पर, और उसके बाद फिर क्या किया था, इसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है। तो याद रखिएगा कि ये क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या है, पूर्ण सार्थक और शारीरिक रूप से परिभाषित किया जाता है। याद रखिएगा जो समाज के लिए उपयोगी हो। ठीक है। तो ये इतना भी नहीं भी याद रखोगे तो ये याद रखिएगा कि ईश्वरी भाई पटेल इसके प्रेरणेता हैं जो इंट्रोड्यूस किए थे SUPB। आप लोग को ज़्यादा डिटेल में कोई चीज़ अभी नहीं जानोगे तो चलेगा। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क ईश्वरी भाई पटेल समिति द्वारा दिया गया है ना। ये इतना याद रखिएगा, गांधी जी के मतलब कि जो शैक्षणिक विचार थे उससे ये लिया गया। तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा, 1977 में ये हुआ था। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन हम लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ईश्वरी भाई पटेल योजना। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि छात्रों का भावनात्मक समायोजन खाली जगह में प्रभावी होता है। इमोशनल एडजस्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इज इफेक्टिव इन व्यक्तित्व निर्माण, पर्सनालिटी फॉर्मेशन, क्लास टीचिंग, कक्षा शिक्षण, डिसिप्लिन, अनुशासन, ऑल ऑफ द अबव, अप्रोक्स सभी, है ना। तो देखिए इमोशनल एडजस्टमेंट जो होता है, भावनात्मक समायोजन, उसमें क्या होता है कि आप बच्चों के भावनाओं के साथ जुड़ते हैं, उनके इमोशंस के साथ जुड़ जाते हैं। उससे क्या होता है ना कि बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, आत्मविश्वास रहता है, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है ना। उसके साथ बच्चे टीचर के सामने हेजिटेट नहीं करते कोई भी चीज़ बोलने में, मतलब उनको दिक्कत नहीं होता बोलना, हेजिटेशन किसी तरह का रह नहीं जाता। उसके साथ ही देखिए क्या हो जाता है ना कि सहानुभूति भी हो जाता है, मतलब कि आपके साथ सिंपैथी जुड़ जाता है उनका, आपका एक तरह से बोलते कनेक्शन बन जाता है बच्चों से। तो भावनात्मक समायोजन बहुत ज़रूरी है ना। इससे क्या होता है ना, बच्चों में क्या हो जाता है, व्यक्तित्व निर्माण तो होता ही है, अनुशासन अभी मैंने बताया कि जब आप भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे तभी बच्चे आपसे अनुशासित होकर पढ़ेंगे भी, तो डिसिप्लिन भी होगा, पर्सनैलिटी फॉर्मेशन भी होगा, और कक्षा शिक्षण में आसान भी होगा, क्लास टीचिंग में आपको आसान भी पड़ेगा बच्चों को पढ़ाना। नहीं तो अगर आप भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ते हैं तो बच्चे आपसे क्या होते हैं, दूर जाने लगते हैं। तो कक्षा शिक्षण को अगर प्रभावी बनाना है तो यहाँ पे भावनात्मक समायोजन जरूरी है। तो उपरोक्त सभी मतलब कि ऑल ऑफ द अबव सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर पर देखिए, पूछ रहा है कि ब्लैक बोर्ड कैन बी इंक्लूडेड इन विच ग्रुप कैटेगरी ऑफ टीचिंग एड्स। बोलते हैं जितने भी टीचिंग एड्स यहाँ पे दिख रहे हैं वहाँ पे किस में आएगा, है ना। तो देखिए शिक्षण सहायक सामग्री के किस समूह श्रेणी में ब्लैक बोर्ड को शामिल किया जा सकता है। ऑडियो एड्स, है ना, ऑडियो एड्स में, विजुअल एड्स में, फिर ऑडियो विजुअल एड्स, फिर यहाँ पे नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे ब्लैक बोर्ड क्या होता है, ब्लैक बोर्ड में आप सिर्फ क्या करते हैं, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते हैं, जो कि मतलब कि चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स रहते हैं, बड़े अच्छे प्रश्न रहते हैं, कठिन प्रश्न जो रहते हैं, उनको क्या करते हैं ब्लैक बोर्ड में हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। और ब्लैक बोर्ड में व्याख्या तो देते ही हैं बोल बोल के, लेकिन यहाँ पे साथ साथ क्या करते हैं, यहाँ पे चित्र भी बना देते हैं, साथ में यहाँ पे चित्र बना देते हैं, ग्राफ बना देते हैं, या फिर कुछ ऐसा चीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पे बना के दिखाते हैं। उससे क्या होता है कि बच्चों को आप तो व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन उनको ऑडियो तो आप अपने मुंह से दे रहे हैं, लेकिन अपने जो आप बोल रहे हो व्याख्या के द्वारा वो हो गया ऑडियो एड्स, लेकिन आप ब्लैक बोर्ड में क्या दे रहे हो, ब्लैक बोर्ड में आप विजुअल एड्स दे रहे हो, है ना। तो विजुअल एड्स हो गया आपको वहाँ, क्योंकि देखिए ब्लैक बोर्ड बोल नहीं सकते, उससे आप बच्चे सुनते नहीं है, सिर्फ वहाँ से आप वहाँ पे दिखाते हो कि क्या बना रहे। तो विजुअल एड्स हो जाएगा कि आप विजुअल एड्स के तौर पे ब्लैक बोर्ड को यूज करते हैं। तो 37 का आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा 38 में इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, क्या दे रहा है। देखिए ऑप्शंस में दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है, इंटेल्स कम्युनिकेशन विद अनदर पर्सन, स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक रूप से सोचने और महसूस करने की प्रक्रिया शामिल होती है, डिनोट्स कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ दैट नेसेसरली इन्वॉल्व्स द प्रोसेसेस ऑफ थिंकिंग एंड फीलिंग। आगे देखिए क्या दिया है, यह ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक या अवचेतन रूप से जुड़ता है। इज a process in which individuals connect with themselves either consciously और subconsciously। और डी ऑप्शन में दिया है बोथ सी एंड बी,
है ना, केवल बी और सी दोनों, ए ऑप्शन से नहीं होगा। तो देखिए इंट्रापर्सनल मतलब क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ को आप कभी कभी अपने से बात करते हो, कोई भी चीज़ को अपने से अंदर से सोचते हो, तो स्वयं से कनेक्ट करना, अपने से बात करना, है ना, आंतरिक जो आप लोग का कम्युनिकेशन चलता है, अपने अंदर से जो कम्युनिकेशन चलता है, कोई भी विचार आप लोग को कोई भी थॉट देना रहता है, तो कोई भी थॉट बोलने से पहले क्या करेंगे, आप अपने अंदर सोचेंगे, उस पर अंदर से जो डिस्कशन होता है ना, जो आप लोग सोचते हो वही हो गया आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो जो भी विचार आपके अंदर चलता है, जो भी आप सोचते थॉट चलता है, तो क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्वयं के भीतर संचार को दर्शाता है जिसमें आवश्यक रूप से सोचने, हाँ ये सही हो जाएगा। एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक और चेतन रूप से जुड़ता है, हाँ जब आप होशपूर्वक रहोगे तभी आप वो चीज़ सारे सोचोगे, तो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आप लोग के मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो यहाँ पे हो जाएगा बोथ बी एंड सी, मतलब कि 38 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 में पूछ रहा है कि जो आपका अधिकारवादी की शिक्षण विधि है वो कैसी है। ऑथोरिटेरियन टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचर सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, हेडमास्टर सेंटर्ड, एक्सपीरियंस बेस्ड, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, प्रधानाध्यापक केंद्रित, अनुभव आधारित। तो याद रखिएगा कि अधिकारवादी जो शिक्षण प्रणाली है, विधि है, बहुत ही पुरानी पारंपरिक विधि है जो कि काफ़ी टाइम से चल रहा है। और जो ब्लैक बोर्ड जो होता है ना, श्यामपट, ब्लैक बोर्ड में ही लिख के जो समझाते हैं हम लोग और बच्चों को जो नोट करने के लिए देते हैं, वही आपका यहाँ पे जो भी आप लोग देते हो टॉपिक या विषय वस्तु देते हो उनको कवर करना रहता है। बच्चों को सिर्फ आप व्याख्या करते हो, है ना, लेक्चर देते हैं और साथ में वो ब्लैक बोर्ड में कुछ कुछ लिख देते हैं और वो उनको नोट करते हैं। तो ये जो है ना शिक्षक केंद्रित ये शिक्षण विधि है। याद रखिएगा टीचर सेंटर्ड, है ना, अधिकारवादी की जो शिक्षण विधि होती है शिक्षक केंद्रित होते हैं, जिसमें टीचर क्या करता है, सारे क्लास को जो है मतलब कि लीड करता है और जो भी बताता है बच्चों को उनसे सीखना रहता है और लिखना भी रहता है, नोट भी करना रहता है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 40 में पूछ रहा है कि नैतिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट हैज बीन प्रपोज्ड बाय। तो इसके देखिए चार ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग, देख लीजिए आप, एरिक फॉर्म, डेनियल कॉलमैन और बेंजामिन ब्लूम। तो याद रखिए कि जो भी अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे वो थे लॉरेंस कोहलबर्ग। ये भी मॉरल डेवलपमेंट को लेकर बताए थे और इनका मानना था कि जो भी चाइल्ड का जो होता है और एक एडल्ट का होता है, मतलब कि एक बच्चे का, बालक का, और एक जो विकास हो जाते हैं वयस्क मतलब एडल्ट, उन दोनों के जो मोरल आपके जो डेवलपमेंट है दोनों में बहुत ही अलग होते हैं। और हर चाइल्ड एज के हिसाब से, मतलब कि जो भी एज का जो होता है ना डिफरेंस, उसके हिसाब से ये मोरल डेवलपमेंट बदलता जाता है। तो ये आप लोग का हो जाएगा 40 का ए ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए आज मैंने आप लोग को 10 क्वेश्चन करवाए हैं और काफ़ी सारा मतलब कि मैंने डिटेल दे के आप लोग को, ऐसा नहीं कि 10 ही क्वेश्चन करवाए हैं, ये 10 क्वेश्चन आपके समझिए। तो बाकी के अभी जैसे देखिए आप लोग को अब जो एक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो अच्छे से कंप्लीट कर दिया मैंने, टॉपिक के साथ कंप्लीट किया है, सारे ऑप्शंस को मैंने डिस्कशन किया है। तो इससे क्या होगा ना कि आप लोग को हेल्प करेगा। तो आज 10 क्वेश्चंस लिए हैं और 10 क्वेश्चंस फिर मैं लूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सेट कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आप लोग एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ कि प्लेलिस्ट में देख लीजिए, ये सेट 3 का क्वेश्चन है। इसी तरह से सभी सेट कंप्लीट किया जाएगा, कम से कम 20 सेट्स मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को दे दूँ टीचिंग एप्टीट्यूड का, ताकि बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाए एग्जाम में। ठीक है, पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कैसे जुड़ना है सभी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में से चलिए आपको बता देते हैं। तो देखिए गाइस, चैनल नया है लेकिन कंटेंट बड़ा रहेगा, आप लोग जुड़ जाइए। लर्नर्स ग्लोब करके आपका जो यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए जो साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हैं। यूट्यूब चैनल लर्नर्स ग्लोब, साथ में प्रिपरेशन करोगे तो अच्छा रहेगा। हमारे वीडियोज आप लोग प्लीज़, मैं बोल रहा हूँ कि जो भी आप लोग के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर जरूर कीजिए, है ना। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लग रहा है, जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करोगे इतना अच्छा मुझे भी लगेगा और जल्दी से जल्दी कंटेंट आप लोग को अपलोड भी करूँगा। तो देखिए इंस्टाग्राम आई डी लर्नर्स ग्लोब है, कहीं पर भी स्पेस नहीं है, और नवाभा, ये दोनों आप लोग के इंस्टाग्राम आई डी, आप दोनों को फॉलो कर लीजिए और दोनों पर आप हमसे जो भी अपडेट आएगा वहाँ पे मिलते जाएगा। और कभी कभी मैं आप लोग को वहाँ पे पर्सनली गाइड भी कर देता हूँ। तो इंस्टाग्राम आईडी को जरूर फॉलो कर लेना दोनों को, ठीक है। और नया चैनल है, अभी फॉलोअर्स कम होंगे लेकिन आप लोग फॉलो कर लेना। नवा आप तो बहुत ही पुराना आईडी, यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल देख लीजिए, लर्नर्स ग्लोब करके आप लोग सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, जुड़ जाना, यहाँ पे भी जुड़ जाना, यहाँ पे भी अपडेट मिले। हेलो गाइज, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए आज हम आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का सेट 4 लेके आए हुए हैं। इससे पहले देखिए सेट 3 तक मैंने करवाया है और सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन के साथ आप लोगों को कंप्लीट करवा रहा हूं। तो जो भी लोग फर्स्ट बार इस चैनल से जुड़े हुए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज हम लोग सेट 4 के लिए चल रहे हैं और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्ज़ाम में ये सभी देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं करते चलना है और सारे वीडियोस को आपको सीक्वेंस में देखते चलना है और सारे वीडियोस को पूरा देखते चलना है, तो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, हम लोग लास्ट में क्या कर रहे थे, झारखंड का जो बीएड एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में ये वाला हम लोग सेट करवा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हुए थे, अच्छे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो उसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी स्टेट के भी करेंगे ताकि आपके एग्जाम में समझ पाओगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और याद रखिए कि अगर सारे आप क्लासेस हमारे करते चलते हो तो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प होगा।
41 में देखिए क्या पूछ रहा है 40 से 41 नंबर क्वेश्चन में कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है, पारस्परिक संचार, मतलब कि यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। तो दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, याद रखिएगा, एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है, एक इंट्रापर्सनल। वहाँ पे स्पेलिंग सिर्फ INTRA रहेगा, ठीक है। और अंतर्वैयक्तिक उसको बोलते हैं हिंदी में, अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। तो हिंदी में तो आप समझ में आएगा कि अंतर्वैयक्तिक, यहाँ पे वर्रा लगेगा, अंतर्वैयक्तिक, ठीक है। तो इंट्रापर्सनल में कम्युनिकेशन और आप लोग को इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिए कि क्या होता है। ये इंटरपर्सनल में क्या होता है ना कि ये कम्युनिकेशन हमेशा दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है ना। आप किसी से बात करते हो या फिर दो लोग हैं या आपके एक दोस्त हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, तो ये आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हुआ। और फिर किसी भी तरह से हो सकता है कि वर्बल भी हो, वर्बल मतलब कि बोल के अगर आप दोनों बात कर रहे हो, नॉन वर्बल भी हो सकता है, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है, आप इशारा करते हो, है ना। अभी आप लोग कोई भी इशारे से किसी अपने दोस्त को बात कर लेते हो, तो वो क्या है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों हो सकता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग को याद रखिएगा, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब आप खुद से बात करते हो, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स को खुद सोचते हो कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो विचार आपके अंदर आते हैं और उसके हिसाब से जो डिसीजन लेते हैं। तो जो अपने आप से जो आप संचार में बात करते हैं, अपने से जो बातचीत करते हैं, जो कन्वर्सेशन करते हो, वही इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन होता है। तो याद रखिएगा, इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या अंतर है, मतलब कि पारस्परिक संचार और अंतर्वैयक्तिक संचार में क्या अंतर है। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, 1-to-1 कम्युनिकेशन होता है, 1-to-1 कम्युनिकेशन। और इंट्रापर्सनल में क्या होता है, इंट्रापर्सनल में 1-to-नो, है ना, 1-to-नन, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेल्फ से बात करते हैं आप यहाँ पे, ठीक है, सेल्फ। तो ये याद रखना है। और याद रखिए, जब 1-to-मेनी होता है तो मास कम्युनिकेशन होता है, जो कि आप लोग को उतना नहीं जानना है, लेकिन ये वाला जरूर जानिएगा, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, इससे क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए थे। दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है, हाँ तो यही तो होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अभी मैंने बताया। स्वयं के भीतर संचार को दिखाता है, नहीं, ये तो हमने आपको बताया ना कि ये इंट्रापर्सनल के अंदर आता है। डिनोट्स कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में देखिए क्या दिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने आप से होशपूर्वक और चेतन रूप से जुड़ता है। ये तो आपको मैंने बताया ना, अपने इमोशंस, अपने जो थॉट्स रहते हैं वो इंट्रापर्सनल के अंदर आते हैं। तो ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और उपरोक्त से भी तो गलत ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एलिमिनेट करके एग्जाम में क्वेश्चंस करना है, तो ज़्यादा अच्छा से आप बेटर मार्क्स ऑब्टेन कर पाओगे, अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। पारस्परिक संचार दूसरे व्यक्ति के साथ संचार अनिवार्य करता है। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन इंटेल्स कम्युनिकेशन विथ अनदर पर्सन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, कम क्वेश्चन करना और ज़्यादा क्वेश्चन करने से क्या फ़र्क मैं बता रहा हूँ। मैं कम ज़्यादा क्वेश्चंस मत देखिए, मैं क्वेश्चन जितना करवा रहा हूँ बहुत ही अच्छे से डिस्कशन कर रहा हूँ, ताकि इसके ऊपर कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपसे नहीं छूटेगा। अब देखिए, जो मैंने बताया 42 नंबर क्वेश्चन में देखिए पर क्या पूछ ले रहा है कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के महत्वपूर्ण, है ना, तत्व हैं। द इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशंस आर। देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी डीप चला गया है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस को मतलब नहीं देना चाहिए, तो फिर भी दे देते हैं तो चलिए, लेकिन इसलिए मैं बोलता हूँ कि दूसरे सब्जेक्ट्स पर भी कमांड रखिए, कहीं कि क्वेश्चंस कहीं पे भी टीचिंग एप्टीट्यूड में फंसा सकता है। तो देखिए, मैंने आप लोग क्या बताया था, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में क्या बताया था। इंट्रापर्सनल क्या होता है, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस विद इन अ सिंगल पर्सन। किसी एक आदमी के अंदर में खुद की जो मतलब चलता है, सोच विचार जो करता है अंदर से, तभी जो कोई एक्शन लेता है। जैसे कि अभी यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ बुक्स रखे हुए हैं, तो वह बुक्स में से ये वाला बुक्स क्यों चूज करेगा, क्योंकि इसके मन में थॉट्स आएगा कि आज नहीं, आज मुझे जाके टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। तो इसके मन में ये थॉट आया ना कि टीचिंग एबिलिटी का, टीचिंग जो एप्टीट्यूड होता है उसका हमको प्रिपरेशन करना है, रात को कल एग्जाम देना है। तो ये इसके मन में थॉट चल रहा है, फिर जाके इसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, एक्शन लेगा, फिर धीरे धीरे जाएगा, बॉडी उसी तरह से काम करेगा और वो जाके ये मतलब कि जो बुक है उसको लेके पढ़ेगा। तो ये जो अंदर से जो थॉट चलता है ना, तो यही मैं बोला था कि ये टेक्स प्लेस विद इन ए सिंगल पर्सन, अपने अंदर से चलता है ना। ऑफन फॉर द पर्पस ऑफ क्लैरिफाइंग आइडियाज और एनालाइजिंग ए सिचुएशन, है ना, ताकि वो आइडिया को लगाता है, फिर ये एनालाइज करता है कि सिचुएशन क्या, सारा चीज़ ये आप लोग का जो बातचीत होता है, अंदर से बात होता है कि हमें क्या काम करना है, कैसे विचार को रखना है किसी के सामने। जैसे किसी से बात भी कर रहे हो, उन्होंने कुछ पूछा तो आप अपने विचार दोगे, तो वो भी आप जो थॉट दीजिएगा तो अपने अंदर से जरूर सोचिएगा। ये तो दोनों से बातचीत हो रहा है, ये तो हो गया इंटर कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन इंट्रापर्सनल क्या हुआ, जो ये खुद में सोचेगा फिर इसको रेस्पॉन्ड करेगा, उसको जवाब देगा, तो ये हो गया आपका इंटरपर्सनल, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कि इनके तीन जो इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स हैं, ये याद रखना होगा आप लोगों को। सेल्फ कॉन्सेप्ट, परसेप्शन और एक्सपेक्टेशंस, ये तीनों के तीनों आते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों इसके पार्ट्स हैं। स्वअवधारणा, धारणा और
उम्मीदें। ठीक है, सब अवधारणा के अंदर क्या आता है, जो सब अवधारणा सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो एलिमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो मतलब कि इंग्रेडिएंट है, सबसे मेन यही होगा। क्योंकि देखिए सेल्फ कंसेप्ट क्या है मैं बता दे रहा हूँ। सेल्फ कंसेप्ट में ये अपने आप में एनालाइज करेगा, सारा चीज़ इसी के अंदर होगा। इसके अंदर देखिए अब ये सेल्फ कंसेप्ट के अंदर भी तीन चीज़ है, बिलीफ, ठीक है, बिलीफ मतलब कि विश्वास, वैल्यूज़, ठीक है, और एटीट्यूड्स। ठीक है, ये तीन चीज़ आते हैं। आगे हो सकता है क्वेश्चन इस पर रहेगा, तो ये सारे क्वेश्चन जब इतना डीप गया तो ये भी पूछ सकता है। तो ये सेल्फ कंसेप्ट के अंदर आता है। सब अवधारणा में हम ये सारे काम करते हैं, बिलीफ, वैल्यूज़, एटीट्यूड्स, सारा ये सारा चीज़ जो आता है, बिलीफ विश्वास जो आता है, वैल्यूज़ जो देते हैं हम लोग, जो एटीट्यूड्स आता है हमारा, जो किसी के साथ दिखता है कि हम कैसा दिख रहे हैं, तो आप जैसा अपना सब अवधारणा बनाएंगे वैसा ही दूसरों को दिखता है। यही बोला जाता है साइकोलॉजी में, ये कहीं पर भी, कि आप जैसे अपने बारे में खुद सोचोगे वैसा ही आपका एटीट्यूड बनेगा। ठीक है, तो ये तीन चीज़, बिलीफ जैसा आप अपने पर खुद पे विश्वास रखोगे वैसा ही, ठीक है। तो बेसिक पर्सनल ओरिएंटेशन जैसा भी आप बनाना चाहोगे, तो ये आपका हो गया सेल्फ कॉन्सेप्ट। फिर परसेप्शन, जो आप लोगों को दूसरा कोई को दिखेगा, और साथ ही जो धारणाएं होंगे, और साथ में एक्सपेक्टेशंस जो आप रखोगे, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, यहाँ पे इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी डीप किया था। 43 में देखिए फिर से पूछ रहा है सेल्फ कंसेप्ट। देखिए वही क्वेश्चन फिर से आ गया, सेल्फ कंसेप्ट। और सेल्फ कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि ये आधार प्रदान करता है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। क्या दिया है, प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बिकॉज इट गवर्न्स हाउ ए पर्सन परसीव्स, है ना, वन सेल्फ एंड इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स अदर इंडिविजुअल्स। यह नियंत्रित करता है कि कैसे कोई व्यक्ति स्वयं को मानता है और अन्य व्यक्तियों के और उन्मुख होता है। यही मैंने आपको बोला था कि आप स्वयं को कैसे मानते हो, यही तो आपका सेल्फ कंसेप्ट है। और उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अन्य व्यक्तियों के और साथ उन्मुख होते हो। तो ये आपका फर्स्ट तो बिल्कुल सही है। चलिए सेकंड देख लेते हैं, स्व अवधारणा जिसे स्व जागरूकता भी कहते हैं। हाँ, सेल्फ अवेयरनेस भी उसी को बोलते हैं, सेल्फ कंसेप्ट को। तो बोथ ए एंड बी दोनों सही हो जाएगा। आपका 43 का सेकंड सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस काफ़ी टफ आए, डिफिकल्ट आए, तो ये सारे चीज़ ना आपको जानना होगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में देखिए वो जो मैंने आपको बोला था वही क्वेश्चन दे दिया है। कोई सिर पैर नहीं है, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर आप लोग रिलाई नहीं कर सकते कंप्लीटली। देखिए क्या पूछ दे रहा है क्वेश्चन, देखिए क्या पूछ रहा है। सब निम्नलिखित में से कौन से कारक शामिल है? अभी मैंने आपको पहले बता दिया था। सेल्फ कॉन्सेप्ट कंप्राइजेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, वैल्यूज, एटीट्यूड्स ऑफ द अबव, विश्वास, मूल्य, विवृत्तियाँ, उपरोक्त सभी। तो आपको मैंने बताया था पहले कि बिलीव्स मतलब विश्वास, वैल्यूज़ मतलब मूल्य, और एटीट्यूड्स मतलब विवृत्तियाँ, ये सारे आपके सब अवधारणा के अंदर आते हैं, सेल्फ कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाकी पोर्शन पर भी ध्यान दें। हिंदी का भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को डिस्कशन करते हुए क्लास ले रहा हूँ। हिंदी को स्किप मत कीजिए, मैं बता रहा हूँ। हिंदी भी आपका बहुत सारा अच्छा मार्क्स अगर दिला बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आप बाकी से अगर 5 नंबर भी अलग प्लस ले आते हो तो रैंक काफ़ी ज़्यादा मतलब कि बदल जाता है। 5 नंबर में आपके रैंक 10,000 भी आगे जा सकते हैं, 10,000 आगे जा सकता है। सोच लो कि 5 नंबर का क्या मायने रखता है। क्योंकि इस बार मैं आपको बता रहा हूँ, रैंक ध्यान से सुनिएगा। किसी भी बोर्ड मतलब कि जो अगर हाल फिलहाल जो रैंक गया था 60 मार्क्स पर, मैंने देखा था कि रैंक आपका बन गया था लगभग 400-500 के लगभग रैंक बना था। 55 में रैंक कितना बन गया था पता है? 55 में रैंक लगभग 2000 के अप्रोक्स चला गया था। मैं लगभग बता रहा हूँ, 1500 भी आप मान सकते हो कि 1500 के अप्रोक्स चला गया था। 1000 रैंक का अंतर हो जाता है टॉपर और उतने में एक बहुत पीछे रैंक चला जाता है। एक टॉपर का कितना मार्क्स रहता है, इससे कुछ ज़्यादा, और वो गवर्नमेंट कॉलेज ले लेता है। तो वो सारे चीज़ आप लोगों को करते चलना है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड को मिस नहीं करना है, सारे के सारे क्लासेस करने और हिंदी के भी करने की, क्या कि बाकी से 10 नंबर भी आप आगे निकलते हो तो बहुत ही अच्छा है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन फैक्ट्स के ऊपर है। फैक्ट्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं और स्टेटमेंट्स वाले, वो सारे क्वेश्चन आप लोग कभी भी मतलब कि मिस नहीं करना, कोशिश करना कि वैसे क्वेश्चन आप लोग को मतलब कि क्या बोलते हो याद ही कर जाओ तो अच्छा है। देखिए यहाँ पूछ रहा है कि हु बिकेम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो 45 का आप लोग सभी को बहुत कोई को पता होगा कि मौलाना अबुल कलाम हमारे फर्स्ट क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से जो फर्स्ट इन गवर्नेंस में फर्स्ट रहे, चलिए उसको देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर कौन थे? याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट आपके वाइस प्रेसिडेंट अगर आप देखना चाहें, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। और उसके बाद देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या हो जाएंगे? फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस बोल रहा है, प्रेसिडेंट जो उनके थे कौन थे? उमेश
चंद्रा बनर्जी। आगे देखिए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, आपको बता दिया। फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मतलब चुनाव आयोग के कमिश्नर कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन। कौन, सुकुमार सेन। फिर वह फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया, वायसराय कौन थे सबसे पहले भारत के, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट गवर्नर जनरल को पूछ रहा है कि कौन थे, तो कौन हो जाएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात किया जा रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर फर्स्ट चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगा, एच.जे. कन्या बने थे। उसके बाद देखिए फर्स्ट स्पीकर पूछ रहा है तो जी.बी. मावलंकर हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट होम मिनिस्टर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि आता है। उसके बाद आप लोग याद देखिए फर्स्ट चेयरपर्सन दिया हुआ है ना, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया क्या हो जाएगा, पिनाकी चंद्रा घोष। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों को मैं बता दूं लॉ मिनिस्टर सबसे पहले कौन थे, ये भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट था। लॉ मिनिस्टर थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, ये लॉ के सबसे पहले मिनिस्टर थे इंडिया के, लॉ मिनिस्टर, ये याद रखिएगा, ये आता है एग्जाम में। ठीक है, उसके अलावा कुछ चीज़ें और जान लेते हैं जो इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए हो सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों को मैं बता दूं कि जो फर्स्ट है ना, आपको नोबेल पुरस्कार किनको मिला था, नोबेल पुरस्कार सबसे फर्स्ट किनको मिला, रविंद्रनाथ टैगोर को। याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था, है ना, ये सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। इसके अलावा हम लोग को इंडिया में सबसे बड़ा जो है भारत रत्न का जो प्राइज़ होता है, पुरस्कार होता है, वो सबसे पहले इंडिया में किनको मिला था, तो याद रखिए कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे उपराष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्हीं को मिला था, है ना, राधाकृष्णन जी को। ठीक है, तो राधाकृष्णन जी हो गए। और उसके बाद फिर कौन हो गए, सी.वी. रमन को भी मिला था, याद रखिएगा, सी.वी. रमन, क्या, सी.वी. रमन। और उसके बाद एक और जी को मिला था, राजगोपालाचारी को। तो ये 3 नाम आप लोग याद रखिएगा, इनको मिला था। ये सारे इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने बता दिया, एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है 46 में कि राष्ट्रीय शिक्षण योजना और प्रशासन विश्वविद्यालय NUEPA मुख्यतः से संबंधित है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन NUEPA इज मेनली कंसर्न विथ। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा देख लीजिए, एजुकेशनल सुपरविजन, एजुकेशन यूनिटी, मैनेजमेंट इन एजुकेशन पॉलिसी और एजुकेशनल इवैल्यूएशन, शैक्षणिक पर्यवेक्षण, शैक्षणिक एकता, शिक्षा नीति में प्रबंधन और शैक्षिक मूल्यांकन। तो देखिए ये जो आप लोग का है NUEPA, ये सबसे पहले यूनेस्को ने इनको स्थापित किया था, फिर उससे ये एजुकेशन से ही रिलेटेड था ताकि प्लानिंग हो सके और मैनेजमेंट हो सके। तो ये जो है ना NUEPA फिर इंडिया में भी आया, उसके फॉलो किया गया डीम्ड यूनिवर्सिटी सब के लिए। तो ये प्लानिंग और मेनली आपका मैनेजिंग का काम करता है। तो याद रखिए प्लानिंग और मैनेजिंग में कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमें, तो फर्स्ट तो नहीं दिख रहा, सेकंड भी नहीं दिख रहा, सुपरविजन का काम तो करता नहीं, तो थर्ड आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, मैनेजमेंट इन एजुकेशन पॉलिसी, ये आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। 47 में देखिए पूछ रहा है विद्यार्थी खाली स्थान में अपने आप ढूंढते हैं, स्टूडेंट्स फाइंड एक्सप्लोर द सॉल्यूशन देमसेल्व्स इन, है ना। तो ये देखिए क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, इंटरेक्शन मेथड, डिस्कवरी मेथड, बोथ दोनों और नन दिया हुआ है। तो डिस्कवरी विधि हो जाएगा कि विद्यार्थी अपने आप क्या ढूंढते। देखिए कोई प्रॉब्लम अगर उनको दे दिया जाता है बच्चों को और इंस्ट्रक्टर या टीचर बोल दिया जाए कि इसका प्रॉब्लम खुद ब खुद आप लोग को ढूंढना है, ठीक है, तो क्या करेंगे ना, कोई बच्चे इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग मतलब कि जमा करेंगे कि उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग जितना भी चारों तरफ इन्फॉर्मेशन होगा उससे रिलेटेड, उसको पहले वो क्या करेंगे, जमा करेंगे, कलेक्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, किसी से जो जानकार रहेंगे उनको क्वेश्चंस करेंगे उसके रिगार्डिंग कि कैसे हमको पता चले। उसके बाद क्या करेंगे, वो खुद से शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे अपने आप में बैठ के। हो सकता है कि बच्चे ग्रुप बना ले, रिसर्च करें उसके ऊपर, है ना। उसके बाद क्या करते हैं ना, उसके बाद अपना सॉल्यूशन ढूंढते हैं खुद। तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्कवरी विधि। ठीक है, इस विधि को क्या बोलते हैं, डिस्कवरी विधि, जहाँ पे वो प्रश्नों को खुद शोध करते हैं, खोजते हैं, लोगों से क्वेश्चंस करते हैं और खुद उसका आंसर या सॉल्यूशन हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सूची में भारतीय संविधान, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शिक्षा को स्थानांतरित कर दिया गया है ना, किया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट एजुकेशन इज ट्रांसफर्ड बाय 42nd, है ना, अमेंडमेंट एक्ट 1976 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए केंद्रीय सूची या सेंट्रल लिस्ट या इसको यूनियन लिस्ट भी बोलते हैं, फिर हो गया कंकरेंट लिस्ट दिया हुआ है संवर्ती सूची, और फिर स्टेट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में ऐसे चीज़ आते हैं जिन सब्जेक्ट या विषय पर सिर्फ और सिर्फ जो संसद होता है वही मतलब कि उस पर मतलब कि डिस्कशन होता है, उस पर रूल्स भी बनाते हैं, लॉज भी बनाते हैं, है ना, मतलब नियम कानून जितने भी हैं सभी केंद्रीय में बनते हैं, जितने भी वहाँ पे सांसद बैठे होते हैं वही बनाते हैं। फिर स्टेट लिस्ट में क्या होता है कि जो राज्य की विधायिका होती है ना, जो राज्य का जो लेजिस्लेचर होता है वो इस सभी मतलब कि सब्जेक्ट्स को छूते हैं और उन पर लॉ बनाते हैं या जो भी है उनको डिस्कशन होता है। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट ये होता है समवर्ती सूची, इसमें दोनों का मतलब कि कंबाइंड रूप से दोनों डिसीजन लेते हैं और वो समवर्ती सूची में आता है। तो पहले क्या था ना कि ये स्टेट लिस्ट में था पहले,
एजुकेशन जो था पहले स्टेट लिस्ट में था। तो फिर क्या हुआ कि 1976 के 42nd अमेंडमेंट में इसे कॉन्करेंट लिस्ट संबंधी सूची में ला दिया गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 49 में ना कि निम्नलिखित में से कौन दूरदर्शन का शैक्षिक टेलीविज़न चैनल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज दूरदर्शन एजुकेशनल टेलीविज़न चैनल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ना 49 का आपका हो जाएगा सी ज्ञान दर्शन 1। क्या हो जाएगा ज्ञान दर्शन 1। ये सारे क्वेश्चंस फैक्ट्स वाले हैं तो ये सारे याद रखिएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अगर आ जाते तो बहुत अच्छी बात है। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि कारण और प्रभाव संबंध खालिस्तान अनुसंधान विधियों द्वारा स्थापित किए गए हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स आर एस्टेब्लिश्ड बाय खालिस्तान दिया हुआ ब्लैंक दिया हुआ रिसर्च मेथड्स क्लिनिकल कॉम्परेटिव डेवलपमेंटल और एक्सपेरिमेंटल। क्लिनिकल तुलनात्मक विकासात्मक और प्रायोगिक। तो देखिए क्या होता है ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है। ये बहुत ही साइंटिफिक है और ये आप लोग का एक्सपेरिमेंटल होता है। इस पर एक्सपेरिमेंटल होता है कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको। कॉज देखा जाता है, कॉज होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है, और इफेक्ट होता है डिपेंडेंट। ठीक है, तो क्या करते हैं ना रिसर्चर, मतलब इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, जो किसी से एक दूसरे से जो जुड़ा हुआ ना हो, मतलब कि इस पर ये रिलाई करेगा, इस पर ये डिपेंड करेगा, मतलब ये हो गया अस्वतंत्र, ये अस्वतंत्र हो गया। ठीक है, अस्वतंत्र। तो क्या होगा ना कि स्वतंत्र चर को बदलते हैं, वेरिएबल को बदलते हैं, तो डिपेंडेंट चर जो होता है वेरिएबल होता है उसी के हिसाब से बदल जाता है। ठीक है, तो ये साइंस पर जो भी कोई भी एनालिटिक्स किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कोई भी चीज़ को, तो इसी के हिसाब से किया जाता है और देखा जाता है कि अगर एक इफेक्ट हम डालते हैं एक मतलब वेरिएबल में तो दूसरे वेरिएबल में मतलब दूसरे चर में क्या इफेक्ट आता है। तो ठीक है, तो कॉज क्या होता है ना कि कॉज एक चर को हम बदलते हैं तो उसका इफेक्ट फिर हम देखते हैं दूसरे में कि क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक तरह से एनालाइजिंग में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और आपको एक चीज़ अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको साधारण पे आपको समझाता हूँ कि एक स्कूल डेली 3 बजे छुट्टी होता है, उसका बात छोड़िए, लेकिन एक यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ के 10 बच्चे 11 बच्चे या जो भी है 15 बच्चे जाते हैं डेली यहाँ पे खेलते हैं, डेली खेलते हैं। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये एक ऑब्जर्वर है। तो ये ऑब्जर्वर क्या करता है ना सिर्फ बैठ के देखता है। तो क्या देखता है कि डेली बच्चे यहाँ पे लगभग 3-15 मिनट खेलने को आ जाते हैं। ठीक है, ये नहीं जानता है कि स्कूल कब छुट्टी हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों को पूछा कि क्या तुम्हारे स्कूल कितना बजे छुट्टी होता है, तो वो सारे बच्चे बोले कि 3 बजे छुट्टी हो जाता है। तो इनको पता चल गया कि 15 मिनट के बाद यहाँ पे बच्चे खेलने आ जाते हैं, 15 मिनट में यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि इसी तरह से बहुत दिनों तक होता रहा। बीच में एक दिन देखा कि सारे बच्चे 4:15 में आए। ठीक है, तो इसी ने एक बच्चे को पूछा तो क्या बोला, तो बच्चे ने बोला कि सर आज तो हमारा छुट्टी 4 बजे हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए 15 में से 2-3 बच्चे को कुछ काम पड़ सकता है, लेकिन बाकी बच्चे यहाँ पे तो ग्राउंड में पहुँच जाएंगे। इसने देखा कि सभी बच्चे अचानक 4:15 में आए हैं, तो इसने पूछा तो बोला कि नहीं हमारे स्कूल आज जो है विद्यालय जो है 4 बजे छुट्टी हुआ है। तो इससे क्या पता चला ना कि जो काउज है यहाँ पे स्कूल का जो टाइमिंग है ये काउज हो गया, ये इंडिपेंडेंट है। ये जितना बजे छुट्टी होगा उसी के हिसाब से इनको बेचारों को खेलना पड़ेगा, और ये हो गया डिपेंडेंट चर। और ये यही देखा कि ये आप लोग का काउज हो गया जो छुट्टी हुआ टाइम से देर से, और यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिला कि देर से ये खेला भी शुरू हुआ है। ठीक है, जो गेम था देर से शुरू हुआ। तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल। ये आप लोग का थोड़ा सा बहुत ही एडवांस में भी यूज़ किया जाता है साइंटिफिक में, है ना, इसमें बहुत हिट एंड ट्रायल भी होता है। तो ये आपको हो गया प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल में आ गया आपका। ठीक है, 51 में देखिए क्या पूछ रहा है 51 नंबर क्वेश्चन में कि यदि आपका उद्देश्य खालिस्तान दिया हुआ है तो समूह कार्य एक अच्छा उपाय मतलब विचार नहीं है। इफ़ योर पर्पस इज ब्लैंक ग्रुप वर्क इज़ नॉट ए गुड आइडिया। बोलता है समन्वय और साझाकरण में सुधार करना टू इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड शेयरिंग। तो देखो यार, अगर हमको कोऑर्डिनेशन सुधारना और शेयरिंग सुधारना है, मतलब कि समन्वय और साझाकरण सुधारना है, तो इसका तो हम लोग यही निष्कर्ष निकालेंगे ना कि अगर इसको सुधारना भी है तो ग्रुप वर्क ही हमारा जो है उसी को काम में देके उसको हम सुधार सकते हैं। यही एक ऑप्शन है, तो ये तो होगा ही नहीं। डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कार्य और जिम्मेवारी का विभाजन। हाँ, तो इसके लिए तो ग्रुप कार्य ही अच्छा विचार है ना। जैसे 3 असाइनमेंट मिला है, तीनों को अलग अलग टॉपिक पे मिला है, तो क्या करेंगे ना कि हम लोग 6 लड़कों को ग्रुप को मिला है, तो हम लोग क्या करेंगे 2-2 का ग्रुप में बढ़ जाएंगे। बोलेंगे कि आप लोग को एक असाइनमेंट का आप सर्च करके रिसर्च करके बनाओ, आप खोज करके इन्फॉर्मेशन लेके रिसर्च करके बनाओ, शोध करके, और उसके बारे में जो भी आपको जानकारी मिलता है उसको लेके बनाओ, आप भी बनाओ। तो इस तरह से तीनों का हिसाब से मेरा 3 असाइनमेंट जो बनाने के लिए मिला था वो मिल जाएगा हम लोग ग्रुप को। फिर लास्ट में एक दूसरे से कॉपी भी कर सकते हैं। तो ये तो आपका ठीक है, ये तो और भी सही है कि कार्य और जिम्मेदारी का विभाजन समूह कार्य के लिए अच्छा विचार। लेकिन यहाँ पूछ रहा अच्छा विचार नहीं है, तो किसी भी समस्या के विभिन्न पहलुओं को पहचान करना, टू आइडेंटिफाई डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रॉब्लम। ये देखिए, ये ग्रुप काम से नहीं होगा, है ना। अभी आप किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हो, आप
तो आपका जो इसके जो आप सोच रहे हो, आपकी जो थिंकिंग है इसके ऊपर, जो भी आपका सोच है, क्या दूसरा व्यक्ति वही चीज़ सोचेगा क्या इस प्रॉब्लम के बारे में? नहीं, उसका थिंकिंग अलग रहेगा, वो अलग लाइन में सोचेगा। तो आप ही ना इसके एस्पेक्ट्स जानोगे कि इसके क्या सही चीज़ें हैं, क्या सही चीज़ें हैं, क्या सही चीज़ें और क्या क्या गलत चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आप ही के एस्पेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। ये नहीं सोच सकता। तो कोई भी समस्या के विभिन्न पहलुओं का जो पहचान करना है ना, वो आपका समूह कार्य से नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सीखने की कठिनाइयों पर काबू करना, हाँ ये देखिए कभी कभी शिक्षक बोलते हैं ना कि अगर क्लास में समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग ग्रुप डिस्कशन कीजिए, तो ये तो आपका ग्रुप डिस्कशन से अच्छा हो सकता है। तो लेकिन सी वाला ऑप्शन जो है ना सबसे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी व्यवसाय का जो चुनाव होता है खाली स्थान दिया हुआ पर निर्भर करता है। चॉइस ऑफ ए वोकेशन है ना, डिपेंड्स ऑन, पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं क्या होगा। आपको मैं बता दूं कि प्रवेश में आसानी के हिसाब से तो व्यवसाय का चयन नहीं होता है, ईज ऑफ एडमिशन। फिर आगे देखिए व्यवसाय से उत्पन्न आय, इनकम जनरेटेड बाय द ऑक्यूपेशन, इससे भी नहीं होता है। किसी व्यवसाय का चुनाव इस हिसाब से नहीं करना चाहिए। शिक्षार्थी की रुचि और कौशल, हाँ जिसमें आपका इंटरेस्ट और स्किल है लर्नर का, वो व्यवसाय का चुनाव निर्भर करता है। अगर और उसी को चुनना चाहिए, ये तो आपका एक तरह से आइडियल लाइन भी है। पैसे के पीछे नहीं जाना चाहिए, जो आपका इंटरेस्ट है और जो स्किल है उसी के ऊपर काम करना चाहिए, तो आप उसमें इनकम भी जनरेट कर पाओगे। तो शिक्षार्थी की रुचि और कौशल के हिसाब से उसका व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जनरेशन गैप रेफर्स टू, पीढ़ीगत जो अंतर है जनरेशन गैप को संदर्भित करता है। तो देखिए आप लोग खुद जानते हो इसको, क्या हो जाएगा, विभिन्न आयु समूहों के मूल्यों में अंतर, डिफरेंस इन वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स। देखिए डिफरेंट एज ग्रुप होने से सिर्फ नहीं होता है, उसके थॉट्स भी चेंज होते हैं, उनकी जो थिंकिंग की जो डायरेक्शन होती है वो भी चेंज हो जाती है। अभी आप लोग हम लोग सभी मोबाइल के मतलब कि जनरेशन के बोल सकते हैं, हमारे से जो पहले वाले जनरेशन थे वो मोबाइल को अच्छे से यूज नहीं कर पाते। आप लोग देखिएगा जब आप हाथ में यूज करते हैं तो आप लोग हैंडी लगता है आप लोग को, ठीक है, आप लोग को कोई भी तरह से अनकंफर्टेबल नहीं लगता है। लेकिन देखिएगा वो सारे जनरेशन वाले को थोड़ा सा फ़ोन दे दीजिएगा, बहुत ही अनकंफर्टेबल तरीके से पकड़ते हैं, बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से पकड़ते हैं हाथ में, ठीक है, क्योंकि वो उनसे हैंडी नहीं हुए हैं, उनसे मतलब कि कंफर्टेबल नहीं हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आप देख पा रहे होंगे। तो विभिन्न आयु मूल्यों में अंतर हो जाएगा यहाँ पे, है ना, डिफरेंट इन वैल्यूज इन डिफरेंट एज ग्रुप्स, डिफरेंट एज ग्रुप दिया ना तो यही आंसर हो जाएगा, बाकी नहीं होगा, ठीक है। ये 53 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए 54 में देखिए पूछ रहा है व्हाई शुड ए टीचर बी एन आइडियल एंड सेट एग्जांपल्स, एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों स्थापित करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एलिमिनेशन भी करना आपको सीखना होगा। छात्रों का कोई मूल्य नहीं होता, ये तो कोई फालतू चीज़ हो गया, स्टूडेंट डू नॉट हैव वैल्यूज़, इसको तो सबसे पहले ही आप छांट लोगे। पिता तुल्य समान होते शिक्षक, ये भी ठीक नहीं है, इसको भी हटा सकते हो। टीचर इज एन एडल्ट, शिक्षक वयस्क होते हैं, ये भी हटा सकते हो। सबसे अच्छा लग रहा है कि छात्र क्या करते हैं, टीचर की नकल करते हैं, वो उसको क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं। क्या होता है ना, देखिए जो भी शिक्षक होते हैं वो आदर्श होते हैं। तो आदर्श होते हैं तो क्या होता है ना कि जो शिक्षक सिखाते हैं वही डायरेक्शन लाइन में बच्चे भी सोचते हैं। अभी जैसे देखिए पहले आप लोग को मैं डायरेक्शन चेंज कितना हो गया मैं बता रहा हूँ, जैसे कि जनरेशन गैप की बात मैं किया था पीछे, जैसे कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो जनरेशन गैप की बात किया गया था, तो पहले वाले जो जनरेशन थे ना वो ज़्यादा रेडिकल भी नहीं थे, वो उनके जो थिंकिंग लाइन थे लगभग सभी का एक जैसा था। आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो जनरेशन वाले इंटरकास्ट मैरिज को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोचते थे और वो सोचते थे कि कितना बड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन अभी वाले जो आपके जनरेशन है उनको पता है कि इससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इंटरकास्ट मैरिज को क्या करते बढ़ावा देते हैं। तो अभी वाले जो जनरेशन है ना रेडिकल हो गए हैं, क्योंकि उनके पास सारे डाटा हैं, इन्फॉर्मेशन है, सारा चीज़ उनके पास है। लेकिन उनके पास क्या होता था ना कि उनके पास इन्फॉर्मेशन की कमी होती थी, तो सारा चीज़ का आप देख पा रहे होंगे डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक जनरेशन गैप में क्या दिक्कत हो जाता है। फिर यहाँ पे इसी तरह से बोला जा रहा है कि शिक्षक क्या करते हैं, तो शिक्षक जो डायरेक्शन लाइन देंगे ना बच्चे उसी को फॉलो करेंगे। अभी जो जितना भी रेडिकल जो चीज़ें हुई हैं, जितनी भी चीज़ें जो बदलाव आपको देखने को मिल रहा है, चेंजेस देखने को मिल रही है सोसाइटी में, उसका सबसे मेन रीजन होता है शिक्षक। वो शिक्षक आप लोग को पता होगा राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, जितने भी बड़े बड़े जो शिक्षक हुए, जो भी मतलब शिक्षण कार्य से जुड़े हुए थे, वो पढ़ाई किए, है ना। तो पढ़ाई करने के बाद क्या था, उनकी सोच में डिफरेंस आया, उनके शिक्षक ने उनको कुछ रेडिकल बनाया ताकि मतलब कि जो समाज है उनको बदलने का काम किया। तो शिक्षक ही करते हैं, तो शिक्षक की बच्चे नकल करते हैं, है ना। तो एक शिक्षक को आदर्शवादी इसलिए बनना चाहिए क्योंकि बच्चे उससे नकल करते हैं और आगे के जनरेशन में वही क्या होता है जाता है। तो इसलिए आप लोग का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, एक शिक्षक को छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हाउ ए टीचर शुड बिहेव विद द स्टूडेंट्स। आप लोग देखिए यहाँ पे सामान्य वाला काट सकते हैं और पिता वाला काट सकते हैं, बाकी जनरल और फादर ये दोनों ऑप्शन में आप लोग ज़्यादा मतलब कि क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, और यही सारे ऑप्शंस में बच्चे गलती करते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, अभी
अभी आप लोग पीछे क्या पढ़े कि बच्चे नकल करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, नकल करते हैं। तो आपको क्या बनना है, आदर्शवादी बनना है। पहले के क्वेश्चन में इसका जवाब छिपा हुआ है, देखिए ना क्या दिया हुआ है कि एक शिक्षक को आदर्शवादी बनकर उदाहरण क्यों पेश करना चाहिए। तो आदर्शवादी बनने के लिए बोल रहा है, पिछला ही क्वेश्चन में आपको बोला है कि आदर्शवादी बनने। अब ये वाला क्वेश्चन में देखिए, जब आदर्शवादी बनेगा तो वो मित्र तो रहेगा नहीं, है ना। तो क्या रहेंगे आप रोल मॉडल का मतलब कि जो आप बच्चों के रोल मॉडल बनेंगे, है ना, जो आपको सारे फॉलो करेंगे, रोल मॉडल बनना है आपको। साथ ही साथ क्या करना है, आपको क्लासरूम का रिसर्चर बनना है कि आप जो चीज़ बोल रहे हैं वो रिसर्चर हैं, आप जो बताएंगे उस डायरेक्शन में बच्चे चलेंगे, फॉलो करेंगे, है ना। तो आप एक तरह से क्या बोलते हैं उसको, सूत्रधार भी बोल सकते हैं कि आप सूत्रधार हैं कक्षा के, कि जो भी आप करेंगे सारे बच्चे उनको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, आपके हिसाब से फॉलो करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सूत्रधार है कक्षा के, तो आप क्या करेंगे, लीड करेंगे, आप क्या बनेंगे, लीडर, नेता बनेंगे। तो यहाँ पे नेता आंसर होगा कि शिक्षक को छात्रों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, नेता के जैसा आदर्शवादी व्यवहार करना चाहिए। तो देखिए हमने आज 15 क्वेश्चंस करवा दिए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से करवाया है। और 15 क्वेश्चंस और बच गए तो एक और मतलब क्लास लूँगा, एक और सेट में कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, बहुत ही मेहनत से वीडियो तैयार किया गया। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, चैनल से जो भी जुड़े हुए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे वीडियोज अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दो। देखिए अभी आपने पढ़ा था कि ग्रुप डिस्कशन से आपकी जो समस्याएं छोटी हो जाती हैं, तो आप लोग भी ग्रुप डिस्कशन करिए। जो भी आपके जो बेस्ट फ्रेंड है 2-3 उनको कम से कम ये चैनल जरूर रेकमेंड कीजिए, ताकि तो जितना भी डिस्कशन होगा उससे आपका क्लैरिटी उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। हेलो गाइस, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज देखिए हम टीचिंग एप्टीट्यूड का आप लोग का जो हम क्लास ले रहे थे, आज हम आप लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का सेट 5 कंप्लीट करने जा रहे हैं। सेट 4 अब तक करवा दिया गया है, इतना तक करवा दिया गया है। एक बात मैं आप लोग को बताना चाह रहा था कि कोई भी एग्जाम हो, CUET का एग्जाम हो या फिर आपका स्टेट का कोई भी BEड का एग्जाम हो, सबके लिए यूजफुल है। क्या कि टीचिंग एप्टीट्यूड का ना सबका एक ही पैटर्न होता है, तो इसमें सोचने का क्या बात है, आप लोग सारे क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ से कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है, सेम पैटर्न पर सारी जगह क्वेश्चंस किए जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से। क्योंकि देखिए BEड का एंट्रेंस के लिए लगभग सभी का एक ही जैसा से पैटर्न रहता है, कभी यहाँ का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया जाता है, यहाँ का क्वेश्चन वहाँ कर लिया जाता है। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि आप सारे क्वेश्चन करते चले, और इसलिए मैं सारा आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। आप लोग के काम और करना है कि आप लोग लर्नर्स ग्लोब के नाम से, हमारे चैनल के नाम से एक कॉपी बना लें और वहाँ पे सेट 1 सेट 2 इस तरह से करके कंप्लीट करते चले, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लिखवाता भी हूँ, तो आप लोग को वहाँ पे हेल्प होगा। और साथ ही साथ हिंदी का भी बनवा लें, है ना, टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ हिंदी का भी करते चले। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का भी क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेट 5 में किस तरह के क्वेश्चंस हैं और सभी को हम लोग देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि युवा किशोर अपने खाली स्थान दिया हुआ है, ब्लैंक दिया हुआ है, को व्यक्त करने के लिए विद्रोह करते हैं। यंग एडोलेसेंट्स रिवेल टू एक्सप्रेस, क्या क्या ऑप्शन है, एक्सटर्नल डिसिप्लिन इम्पोज्ड, पर बाहरी जो मतलब अनुशासन लगाए जाते हैं उस पर, देयर क्रिएटिविटी अपनी रचनात्मकता दिखाने के लिए, देयर डिजायर फॉर फ्रीडम स्वतंत्रता की अपनी इच्छा जाहिर करने के लिए, देयर पर्सनल इनएडिक्वेंसी अपनी व्यक्तिगत अपर्याप्तता के लिए। देखिए चारों ऑप्शंस ना बहुत ही खूबसूरत दिया हुआ है और आप लोग इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि कौन से क्वेश्चन सबसे अप्रोप्रिएट होगा, सबसे अच्छा यहाँ पे लग रहा है। अगर उपयुक्त सभी होता ना तो हो जाता। देखिए अपनी रचनात्मकता तो करने के लिए थोड़ा बहुत तो विद्रोह करते ही है, उन पर जो बाहरी अनुशासन लगता है उस पर भी विद्रोह करते हैं, स्वतंत्रता की अपनी इच्छा पर भी। तो आप लोग ना कंफ्यूज हो जाओगे कि आखिर मारना क्या है इसमें। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि युवा किशोर सबसे ज़्यादा जो चिढ़ते हैं, ज़्यादा गुस्सा करते हैं, वो करते हैं स्वतंत्रता की अपनी इच्छा, देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम। अगर वो घूमना जाने जा रहे हैं ना और अगर आप उसे रोक दो, अगर वो किशोर है तो, किशोर मतलब समझ रहे हो टीनेजर्स, और टीनेजर्स आप लोग को पता होगा 13 से शुरू होता है, मतलब क्लास 7th वाले बच्चे से लेकर क्लास 12th वाले बच्चों तक या 13 तक आप लोग मान लीजिए कि ये जो 6-7 साल का जो पीरियड होता है, इस समय वो लोग किशोर होते हैं। और याद रखिए इस टाइम जो लड़का या लड़कियां होती हैं बहुत जिद्दी की होती हैं और साथ ही साथ बहुत ही अलग तरह का बिहेवियर इस टाइम पाया जाता है। 7 से 13th का स्टैंडर्ड तक जब तक वो लोग होते हैं, समझ में आ रहा है, मतलब 13 से लगभग 19 का के एज के बच्चों का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है ना कि वो क्या सोचते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, उनके पास सबसे बड़ी फीलिंग होती है कि हम बड़े हो गए, हम किसी के अंदर अब नहीं रह सकते, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, जो मेरी मर्जी आएगी सो हम करेंगे। तो उनका चाहते हैं ना कि हमारा जो मतलब मन है उस पर कोई रोक ना लगाए। सबसे बड़ा मैं बता रहा हूँ कि उनका सबसे बड़ा, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में सबसे अप्रोप्रिएट चुनना है कि जो हमेशा हम लोग आप लोग को बिहेवियर में दिखेगा। तो उनके बिहेवियर में लगभग डेली आप ये वाला चीज़ देखोगे कि वो अपने फ्रीडम के लिए ना बहस भी कर देते हैं, अपने फैमिली से भी, अपने किसी से भी। तो ये आप लोग का आंसर सबसे
सबसे अप्रोप्रिएट हो जाएगा देयर डिज़ायर फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की अपनी इच्छा। कहीं पे भी घूमना जा रहे हो, कहीं पे कुछ कर रहे हो, आप उसको बोलिएगा, उस समय वो लोग गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि देखिए उस टाइम वो रूढ़ियों पर भी विश्वास नहीं करते। मैं आप लोग को बता दें कि ये वाला जो एज होता है, रूढ़ियों, अंधविश्वास, इससे भी मतलब कि दूर जाते हैं। इस टाइम का जो एज होता है ना, सोचते हैं कि हम सभी से आगे हैं, मतलब अपने आप में बहुत बड़ा होने की अनुभूति करते हैं ये लोग। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, ब्लैंक दिया हुआ है, ने अभिनव परियोजना लोक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल शुरू की। अंडरटुक द इनोवेटिव प्रोजेक्ट लॉक जुम्बिश पीपल्स मूवमेंट फॉर एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये देखिए आप लोगों को सीधा मैं बता दे रहा हूँ कि राजस्थान ने ये शुरू किया था, और कब किया था, 1992 में। ये इसलिए शुरू किया था ना, ताकि प्राथमिक शिक्षा जो है, जो भी शिक्षा है प्राथमिक शिक्षा, वो सभी स्कूल में दिया जा सके। ठीक है, विद्यालय के संचालन में क्या हो, सहायक हो, साथ ही साथ प्राथमिक स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच्चे जुड़ पाएँ, सभी बच्चे यहाँ पे आ सके और शिक्षा को बढ़ावा देना था। साथ ही साथ देखिए जो लिंगों में, मतलब कि लड़कियों और लड़कों में जो भेदभाव होता है, इनको भी ख़त्म करने के लिए वो चाह रहे थे कि स्कूल से सभी को जोड़ दिया जाए, ताकि समानता की भावना चारों तरफ क्या हो, मतलब कि फैले चारों तरफ। तो ये सारे यहाँ पे इसके बहुत सारे उद्देश्य थे आपको, है ना। यहाँ पे शिक्षा आप लोग को परम आवश्यक था, लिंग समानता यहाँ पे करना था, तो इसलिए ये क्या किया गया, सभी के सहयोग से बढ़ावा दिया गया। तो राजस्थान यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 1992 में ये वाला योजना राजस्थान ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछ रहा है क्या कि ब्लैंक दिया हुआ है के लिए ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये ब्लैक बोर्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, किसी पैराग्राफ में सुधार के लिए, इंप्रूवमेंट ऑफ ए पैराग्राफ, सूचना के आधार पर रिपोर्ट बनाने, मेकिंग रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन, योजनाबद्ध आरेख दिखाने, सो स्कीमेटिक डायग्राम, है ना। फिर आगे देखिए दिया है कि तथ्यों के बीच संबंधों का सारांश, समरी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन फैक्ट्स। देखिए यहाँ पे आप लोग को मैं बता दूं कि आप आरेख जो हैं, मतलब कि रॉ मतलब समझ रहे, थोड़ा सा मतलब कि सही नहीं भी हुआ, लेकिन रॉ योजनाबद्ध आरेख आप दिखा सकते हैं, डायग्राम, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऑथेंटिक सही तो नहीं होगा, करेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग दिखा सकते हैं, रॉ मतलब कि आरेख खींच सकते हैं, तो ये तो सही है, मतलब कि हम मतलब उपयोग कर सकते हैं। तथ्यों के बीच संबंध का सारांश भी हम लोग लिख सकते हैं कि 2-3 तथ्यों के बीच क्या संबंध है, सारांश तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। आगे देखिए किसी पैराग्राफ में सुधार भी कर सकते हैं, डस्टर की हेल्प से उन जो भी हम लिखे हैं उसको मिटा के हम लोग सुधार सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि मेकिंग रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, आप ये मतलब कि सही तरीके से, पूरे एक्यूरेट तरीके से आप नहीं कर सकते। सूचना के आधार पर रिपोर्ट कैसे बनाओगे, यहाँ पे एक्यूरेसी चाहिए, साथ ही साथ आपको रिपोर्ट बनाने में बहुत सारा मतलब कि क्या चाहिए, मतलब कि बहुत ऐसा चाहिए, ग्राफ चाहिए, पेज चाहिए, जहाँ पे एकदम हर तरह का मतलब एक्यूरेसी हो, जो कि आप बोर्ड पर 100% एक्यूरेसी के साथ काम नहीं कर सकते, रिपोर्ट वहाँ पे नहीं बनेगा। तो सूचना के आधार पर मेकिंग रिपोर्ट्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप इतना सारा काम नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन आपको बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे को आप रॉ चीज़ें, अनुमानित चीज़ें जिसको बोलते हैं कि आप कर सकते हैं, अनुमान से छोटे छोटे चीज़ें कर सकते हैं, सारांश लिख सकते हैं, लिख के बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी के साथ आप लोग यहाँ पे रिपोर्ट्स नहीं बना सकते। ठीक है, तो 58 का क्या हो जाएगा आप लोग का, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य ब्लैंक दिया हुआ प्रदान करता है। द पर्पस ऑफ द टेक्स्ट बुक इज टू प्रोवाइड, ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं, एक विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, ए लर्निंग मटेरियल बेस्ड ऑन ए सिलेबस टू ए लर्नर। आगे देखिए शिक्षकों को शिक्षण के आधार पर बनाने के लिए, शिक्षण का आधार बनाने के लिए एक सामग्री, ए मटेरियल टू टीचर्स टू बेस टीचिंग ऑन, परीक्षाओं के लिए आधार और विषय वस्तु बनाने वाली सामग्री, ए मटेरियल फॉर्मिंग द बेसिस एंड कंटेंट्स फॉर एग्जामिनेशंस। आगे देखिए शिक्षकों को पठन और संदर्भ सामग्री, रीडिंग एंड रेफरेंस मटेरियल फॉर द टीचर्स। तो यहाँ पे देखिए एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप टीचर्स के लिए यहाँ पे कोई भी सामग्री तैयार नहीं कर रहे हैं, तो ये आप लोग को बिल्कुल गलत हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। यहाँ पे बच्चों का हम लोग जो पाठ्य पुस्तक तैयार करते हैं बच्चों को हिसाब से तय करते हैं, टीचर के लिए तो ये शिक्षण का आधार हम लोग नहीं बनाते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए हिसाब से करेंगे, तो ये आप लोग का थोड़ा बहुत यहाँ पे ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए परीक्षाओं के लिए आधार और विषय वस्तु, हम आप लोग पिछले सेट्स में बता दिए कि परीक्षा को लेकर हम लोग कुछ नहीं करते, हम लोग व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि जो भी उनके व्यवहार में परिवर्तन हमको करना है वो सिखाएं, तो ये हमको नहीं करना है कि सिर्फ परीक्षा में पास करवाना है, तो ये मटेरियल पूरा गलत हो जाएगा। और ये रीडिंग एंड रेफरेंस मटेरियल्स फॉर द टीचर्स, शिक्षकों के लिए हमको तैयार नहीं करना है, ये वाला शिक्षकों को पठन संदर्भ सामग्री, ये दो ऑप्शन आप लोगों को पूरा एलिमिनेट हो जाएगा तुरंत। अब ये दोनों में आप लोगों को कन्फ्यूजन रहेगा
कि ये शिक्षकों के शिक्षण का आधार बनाने के लिए एक सामग्री कि आप जो पढ़ाएंगे उसके लिए काम सामग्री है ताकि आप बच्चों को सिखाएंगे। और यहाँ पे दिया है कि विद्यार्थी को पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण सामग्री, मतलब कि बच्चों को सिखाने के लिए जो आधार उनके शिक्षण के आधार मतलब कि शिक्षण को ध्यान में रखते हुए जो आधार से बनाया जाता है पाठ्यक्रम, वो आप लोग को यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये देखिए हम लोग, हाँ यही वाला ज़्यादा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, फर्स्ट ऑप्शन ही आप लोग को ज़्यादा सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए हम लोग बच्चों को देखकर ही उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तैयार करते हैं कि क्या बच्चों को सिखाया जाना है ताकि उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाए जो हम लोग को देखने को मिलेगा। तो ये जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है हम लोग को ऐसा तैयार किया जाता है ताकि उनके व्यवहार में अंतर आए, और साथ ही साथ इस पाठ्यक्रम को इस हिसाब से तैयार किया जाता है कि क्या क्या इनको इस एज तक सीख लेना चाहिए, क्या क्या इनमें है ना विशेष परिवर्तन आ जाना चाहिए, क्या चीज़ें सीख लेनी चाहिए, वो सारा चीज़ इसी में आता है। ठीक है, तो जो निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मतलब कि एक आपको मैं बता दूं कि एक व्यवस्थित तरीके से, मतलब कि एक अच्छे वे में कि कैसे हम लोग को कौन सा सीक्वेंस में क्या पढ़ाते जाना है, क्या करते जाना है ताकि ये बिहेवियरल चेंज आएगा। तो वो सारा चीज़ जो हम लोग का सीक्वेंस तैयार करेगा, कहाँ से तैयार होगा, तो वो पाठ्यपुस्तक से होगा, पाठ्यक्रम से होगा, लर्निंग मटेरियल से होगा। तो इसलिए ये हमारा सबसे अप्रोप्रिएट है, सबसे सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या पूछ रहा है कि द एम ऑफ द चार्टर एक्ट 1813 वाज, 1813 वाला जो आप लोग का चार्टर अधिनियम का उद्देश्य था 1813 का, उसका क्या उद्देश्य था। तो चलिए देख लेते हैं 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसका क्या था। तो आप लोग को मैं बता दूं कि इसका मेन उद्देश्य था भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडियन मासेस। ठीक है, सारे सबसे सही ऑप्शन यही हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या किया गया था ना, लगभग हर साल 1 लाख रुपए आप लोग को, मतलब कि इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था, अनुदान दिया जा रहा था ताकि क्या हो, भारतीय लोगों में अच्छे शिक्षा का अवसर बने और सभी जगह क्या हो, अच्छे स्कूल बन सके और सभी लोगों में शिक्षा का प्रसार हो सके। तो इसका उद्देश्य यही था कि भारतीय जनता में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। समझ में आ गया, तो ये आप लोग का हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 61 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछ रहा है, चरित्र खाली जगह दिया हुआ है द्वारा विकसित किया जाता है, कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय। देखिए तो 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, तो आप लोग को मैं बता दूं कि चरित्र कैसे डेवलप्ड होता है। तो चरित्र आप लोग याद रखिए कि मेंटली मतलब कि मानसिक रूप से हमें परिवर्तन दिखना चाहिए, साथ ही साथ नैतिक मतलब कि इथिकल जो ट्रेड्स होते हैं वो दोनों में भी चेंज नजर आना चाहिए। जैसे देखिए कोई भी बच्चा में हम कैसे बोल सकते हैं कि कैरेक्टर डेवलप किया जा सकता है, अगर वो मानसिक रूप से भी विकसित हो जाए और साथ ही नैतिक रूप से भी, है ना, उसमें कुछ बिहेवियरल चेंज हमें दिखे ताकि हम कह सके कि उनमें अच्छा चरित्र का निर्माण हुआ है। तो दोनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कोई एक चीज नहीं है। याद रखिएगा कि मानसिक रूप से भी और नैतिक रूप से दोनों तरह से हमको चाहिए कि वो डेवलप्ड हो जाए। तो कैरेक्टर आप लोग को यहाँ पे पूछ रहा है, तो कैरेक्टर क्या हो जाएगा कि उसके में नैतिकता में भी मोरल मतलब कि मोरल जो चेंज आना चाहिए वो तो आना ही चाहिए। साथ ही मैंने आपको क्या बताया ना कि कंडक्ट आचरण व्यवहार, है ना, और ये विल पावर जो मेंटली उनको स्ट्रांग बनना है। तो इच्छा शक्ति जो आपको मैंने बताया था कि अगर इच्छा शक्ति ना हो, विल पावर ना हो, तो वो मेंटली डेवलप्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे चरित्र के लिए इच्छा शक्ति जरूरी है। साथ ही साथ देखिए कंडक्ट आचरण क्या हुआ, आचरण होता है जब हमें किसी भी कोई भी चीज़, आचरण क्या होता है मैं बता दूं कि कोई भी काम को अगर हमको जारी रखना है, कोई भी जो हम जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं अगर लगातार हम उसको मतलब फॉलो करते चल रहे हैं और सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो वो आपको हो गया कि आचरण में ला रहे हो। और साथ ही साथ बिहेवियरल चेंज तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, उपरोक्त सभी। ठीक है, आप लोग को मैंने बता दिया चरित्र का डेवलपमेंट कैसे होगा, तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा तीनों, इच्छा शक्ति, आचरण और व्यवहार और नैतिकता, तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सभी तरह के डिफरेंस चाहिए। और वो जो बिहेवियरल चेंज आएगा जो, और साथ ही साथ मेंटल का जो मतलब कि चेंजेस आएगा, उसके लिए तीनों चीज़ होना बहुत ही जरूरी है। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि चरित्र निर्माण के लिए इच्छा शक्ति भी चाहिए, विल पावर भी, कंडक्ट एंड बिहेवियर भी चाहिए और साथ ही साथ मोरालिटी भी हमें चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये ध्यान में दीजिएगा। ठीक है आप लोग। 62 नंबर क्वेश्चन है, देखिए पूछ रहा है कि शिक्षक प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, शिक्षक जो है प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण श्रेणी प्रणाली का विकास किसने किया। बोलता है कि हु डेवलप्ड द इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर इफेक्टिवनेस, फ्लेंडर, रेयन, एमिडॉन, साइमन और फिर रिचर्ड ओवर। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो याद रखिए कि ये जो आप लोग को जो किया था, जिन्होंने ये एनालिसिस किया और साथ ही जो डेवलप किया, ये थे फ्लेंडर। ये ये क्या बोलते थे ना कि टीचर का जो वर्बल कम्युनिकेशन है बच्चों के साथ, मतलब कि जो मौखिक रूप से जो बात करते हैं, मुंह से जो आप लोग बात करते हैं वही वर्बल। आप साथ में देखिए आप लोग को मैंने बताया था कि वर्बल भी काम करते हैं और साथ में हम लोग एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें वर्बल का यूज नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, अपना हाथ हैंड्स वगैरह को जो भी है हम लोग इशारा से भी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वर्बल जो यहाँ पे होता है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। तो वर्बल की मैं बात कर रहा हूँ कि ये वर्बल जो ये बोल रहे थे फ्लेंडर, बोल रहे थे कि जो वर्बल जो हमारा कम्युनिकेशन है वो तभी अच्छा हो सकता है जब हमारे नॉन वर्बल भी सभी
मतलब कि अगर वर्बल अच्छा है तो नॉन वर्बल एक्टिविटी ठीक होगा, सारा एक्टिविटीज ठीक होगा और बच्चों को सारा चीज़ समझ में आएगा। तो ये वर्बल पर मतलब मौखिक रूप से ये बांट के देखे थे और बताए थे कि जो वर्बली जो मतलब कि इंटरेक्शन होगा वो अगर अच्छा होगा तो मतलब बाकी चीज़ें सारी चीज़ें अपने आप खुद ब खुद अच्छी होती चली जाएंगी। तो ये फ्लेंडर का मानना था और इन्होंने इसको एनालाइज किया और अपने आधार पर उन्होंने 10 श्रेणी में बांटा था। ठीक है, ये जो वर्बल आपको मैंने बताया कि किस तरह से आप लोगों को डिफाइन करना है, जिसमें से शिक्षक वार्ता मतलब टीचर का जो वार्ता है वो शिक्षक वार्ता, फिर छात्र वार्ता, मुख्यतः इस 3 श्रेणी में मतलब कि बांटे थे, और फिर एक मौन। ठीक है, तो शिक्षक क्या बोलते हैं, छात्र क्या बोलते हैं, मौन, इस तरह से करके उन्होंने किया था। बहुत काफ़ी डिटेल आप लोग बाद में पढ़िएगा। तो शिक्षण में ये एक तरह से समझिए कि वर्बली किस तरह से हम लोग को बच्चे के साथ इंटरेक्शन करते हैं वो यहाँ पे इन्होंने किया था। तो फ्लेंडर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि मनोविश्लेषण का जनक है। द फादर ऑफ साइको एनालिसिस इज एरिक एच एरिक्सन, जीन पियागेट, जेरोन एस ब्रूनर और सिगमंड फ्रायड। एरिक एच एरिक्सन, जीन पियागेट, जेरोन एस ब्रूनर और सिगमंड फ्रायड। तो देखिए जो मनोविश्लेषण के जनक है, जो फादर है, वो सिगमंड फ्रायड को कहा जाता है, याद रखिएगा। और इन्होंने बहुत ही मतलब अच्छा कंसेप्ट दिया था, बहुत ही मतलब कि इन्होंने रिसर्च किया था इसके ऊपर, मनोविज्ञान के ऊपर, और उन्होंने ही 3 सिद्धांत दिए थे, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा आईडी, अगर ये क्वेश्चन आ गया आईडी, ईगो और सुपर ईगो, ये 3 जो है ना, ये इन्होंने ही आप लोग को मतलब समझ लीजिए कि ये 3 जो अवधारणाएं हैं, जो सोच है, इन्होंने ही मतलब बताया था कि इस तरह से काम करता है। ये तीनों है जो वो जो भी हम लोग का जो सोचने का जो होता है, मतलब कि मानव का जो मन होता है किस तरह से काम करता है, किस तरह से सोचता है, उसको इसी तरह से इन्होंने समझाया था, 3 अवधारणाओं में बांटा था। ठीक है, तो इन 3 अवधारणाओं के हिसाब से उन्होंने कि मानव व्यक्तित्व को क्या करते थे, वर्णन करते थे, उनके मन के भाव और कैसे वो काम करेंगे, कैसे है सारा चीज़, इसी तरह से करके बांट के वो समझाते थे। तो इस हिसाब से ये मनोविज्ञान विश्लेषण के जनक हो गए सिगमंड फ्रायड, याद रखिएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों जो मैंने आपको अवधारणाएं बताया वो तीनों अवधारणाएं याद रखिए। उसी के हिसाब से वो बोलते थे कि मन काम करता है और समझा, इसी तरह से मन के काम करने के तरीकों को वो समझाते थे। ठीक है, कैसे मन काम करता है। देखिए 64 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपकी कक्षा में एक आक्रामक छात्र है, उसे आप संभालने के लिए क्या अपनाएंगे, है ना। यू हैव एन एग्रेसिव स्टूडेंट इन योर क्लास, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू अडॉप्ट टू हैंडल हिम। अगर आपको क्लास में कोई ऐसा छात्र मिल गया ना तो संभालना बहुत मुश्किल होता है, याद रखिएगा, है ना। कोई भी आक्रामक छात्र मिल जाए तो समझ में आ जाएगा, पसीना छुड़ा देते हैं वैसे बच्चे। चलिए देख लेते क्या क्या ऑप्शंस दिया हुआ है। उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने का अवसर देंगे, अलाउ हिम द अपॉर्चुनिटी टू एक्ट एग्रेसिवली, मतलब कि और आग है, आग में और बोल रहा है कि और मतलब कि घी डाल दो, तो ऐसे ये तो बिल्कुल गलत है कि और उसको अलाउ करना, तो और बढ़ते जाएगा। और देखिए पनिश, उसे दंडित करेंगे, पनिश हिम। याद रखिए जब भी हम लोग यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड में जब भी क्वेश्चंस में अगर ऐसे ऑप्शंस दिखे पनिश करना है, ये करना है, ऐसी चीज़ों को हमेशा अवॉइड करते हैं। तो ये फर्स्ट और थर्ड गलत हो गया। उसे बेहद निराशाजनक और शर्मनाक स्थिति में डाल देंगे, तो वैसे बच्चे और भी हाइपर हो जाते हैं, तो ये तो ऑप्शंस होगा ही नहीं कि उसे और भी निराशाजनक में और शर्मनाक स्थिति में ला देंगे। ठीक है, पुट हिम इन ए हाईली फ्रस्ट्रेटिंग एंड एम्बेरसिंग सिचुएशन, ऐसा करना भी नहीं बोल के, नहीं तो फिर और दिक्कत हो जाएगा। उसे आक्रामक तरीके से कार्य करने का अवसर देंगे, अलाउ हिम, बी ऑप्शन, उसे आक्रामकता के हानिकारक प्रभाव के बारे में बताएंगे, एक्सप्लेन हिम अबाउट द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रेशन। तो देखिए ये ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है, यही सही होगा। लेकिन याद रखिएगा कि ऐसे भी बच्चे जल्दी नहीं सुधरते, कितना भी आप उनको बता दो कि इनसे ये सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ कि थोड़े बहुत जो भी बदलाव आएंगे, सबसे सही परिणाम आने के जो मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन है इसी से आएगा कि जो भी सुधार है इसमें कर सकता है अगर बच्चा का सुधरना होगा तो। लेकिन याद रखिए कि वैसे बच्चे बहुत परेशान करते हैं, तो ये आपको ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट होगा कि हम उनके हानिकारक परिणामों को बताएंगे। अब देखते हैं कि बच्चे कैसे उसमें अमल करेंगे, उनके परिणाम को जानकर वो सुधार जरूर करेंगे, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो ये आपका ऑप्शन वो हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग इज। तो देख लीजिए ऑप्शंस क्या दिया हुआ है, NL गेज, शिव कुमार मित्रा, फिर देखिए BF स्किनर और मैकडोनाल्ड। तो क्या हो जाएगा, मैकडोनाल्ड तो होगा नहीं, ये सारे नहीं होंगे, ये NL गेज होगा। याद रखिएगा कि जो कॉग्निटिव थ्योरी जो दिया था टीचिंग के लिए वो दिए थे NL गेज ने। वो उनका क्या कहना था ना कि सिर्फ बच्चे शिक्षण के द्वारा नहीं सीखते, टीचिंग के द्वारा, उनके साथ साथ ही वो क्या करते हैं, मोटर एक्टिविटीज़ आप लोग समझेंगे कि बच्चे खुद करके जो चीज़ सीखते हैं उसको मोटर एक्टिविटीज़, इधर उधर टहलना घूमना फिरना जो होते हैं सारे मोटर एक्टिविटीज़, इनका भी इंपॉर्टेंस है। इसलिए वो बोलते थे कि शिक्षण सिर्फ शिक्षण नहीं किया जाना चाहिए,
उसके साथ ही साथ बच्चों को कुछ कुछ चीज़ें क्या करना चाहिए व्यवस्थित तरीके से, मतलब कि जिस तरह से जो इम्पॉर्टेंट है कुछ भी इक्विपमेंट्स के हेल्प से सारा चीज़ दिखा के, ताकि सारे ज्ञानेंद्रियों का हेल्प हो, बच्चे देखे सुने और सारा चीज़ फॉलो करें। सिर्फ सुनेंगे वर्बली तो वो ज़्यादा चीज़ नहीं ध्यान में रखेंगे, ये उनका कहना था। उनका कहना था कि सारे ज्ञानेंद्रिय एक साथ जब काम करते हैं तो ज़्यादा किसी भी कंसेप्ट को हम समझ सकते हैं। इसलिए वो बोलते थे कि हमें सिर्फ वर्बली नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ अगर कंसेप्ट को समझाना है तो जो इक्विपमेंट का ज़रूरत है वो भी हम समझाएंगे। इसलिए आप लोग देखेंगे ग्राफिकल मेथड, साथ ही साथ आप लोग देखेंगे कि कुछ कुछ मटेरियल लेके जाते हैं, इक्विपमेंट लेके जाते हैं, टीचर्स अपने साथ ऑब्जेक्ट लेके जाते हैं, वस्तु लेके जाते हैं, उस वस्तुओं के मदद से समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यूब कैसा होता था। क्यूब बना के ऐसा एक कोई क्यूब ले जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो क्यूब ऐसा होता है, तो साथ में ले जाते हैं ताकि बच्चे ज़्यादा उनको याद रखें और यही मायने में सही मायने में इसी तरह से बच्चे याद रख सकते हैं। तो ये उनका मानना था और उनके एक सिद्धांत को आप एक तरीके से और समझ सकते हैं कि अगर कोई बच्चा है और बच्चे को आप कितना भी बता दो कि जाके लालटेन नहीं छूना है क्योंकि वो गर्म है, लालटेन को जो लैंप रहता है उसको नहीं छूना है, तो वो फिर भी जाके छुएगा यहाँ पे, ठीक है, लैंप को जाके फिर भी छुएगा। लेकिन जब एक बार छू लेता है ना, जब उसको पता चला था ये गर्म है, तो ये अपने से जो एक्टिविटी करके सीख जाता है ना, फिर आपको बताना नहीं पड़ता। याद रखिए, आप कुछ नहीं बताए हो, जाके बच्चा खुद छुआ, उसको खुद पता चल गया कि ये गर्म है और ये हमेशा याद रखेगा कि उसको नहीं छूना है और उससे दूरी बनाना है। लेकिन आप समझा के सीख जाओगे, समझाओगे, वो अनुभूति वो नहीं कर पाएगा। जब वो छुएगा खुद फीलिंग जो है कि कैसा क्या होता है, किस तरह गर्म लगता है, एक बार सीख जाएगा, उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं छूना है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इन्होंने बताया था, तो ये हो जाएगा NL गेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कक्षा में बात करना और अनुशासनहीनता का संकेत है। टॉकिंग एंड इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम इज एन इंडिकेशन ऑफ। चारों ऑप्शंस दिए हुए हैं, कौन सा सही होगा? तो याद रखिए क्या होगा, दोहराव के कारण बोरियत, है ना, बोर्डम कॉज्ड बाय रेपिटेटिवनेस। क्या होता है ना कि एक ही चीज़ आप बार बार दोहराओगे तो बच्चा कक्षा में बात करने लगेगा, अनुशासनहीन हो जाएगा, और जब अनुशासनहीन हो जाएंगे तो वो आप पर एकाग्र नहीं कर पाएंगे, आप फोकस नहीं कर पाएंगे आप क्या पढ़ा रहे हैं, और फोकस नहीं करने के कारण जो भी आप टॉपिक लेने आए हुए हो वो अच्छे से कवर नहीं कर पाएगा। तो ये आप लोगों को दोहराव से बचना है ताकि बच्चे बोर ना हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है आपके पास लड़कों और लड़कियों की एक मिश्रित कक्षा है, उनके बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए आप कौन सा तरीका अपनाओगे, है ना। यू हैव ए मिक्स्ड क्लास ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स, विच मेथड वुड यू अडॉप्ट टू इम्प्रूव कॉपरेशन बिटवीन देम। देखिए चार ऑप्शन दिए हुए, माता पिता से समानता पर चर्चा करने के लिए कहना, आस्किंग पेरेंट्स टू डिस्कस इक्वालिटी, वो तो आप लोग को करना है ना। लड़कों और लड़कियों के एक बेंच साझा करवाना, मेकिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शेयर ए बेंच, ये भी कर सकते हो, है ना। उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, सीटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, पाठों में समानता की बात करना, टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी इन लेसन्स। तो सारे ऑप्शंस लगे सही दिख रहे हैं और सभी चीज़ें करनी चाहिए एक साथ ताकि ज़्यादा इफेक्टिव हो। लेकिन सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन कौन है? बेंच साझा करवाओगे तो चलिए बातचीत होना शुरू हो जाएगा, हो सकता है कि जो मन में डाउट्स हैं वो सारे दूर हों। लेकिन ये वाला देखिए, उन कार्यों को निर्धारित करना जिन्हें एक साथ करना है, सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर। इससे क्या होगा ना कि साथ में जब काम करेंगे, अगर किसी भी असाइनमेंट को दिए हो या प्रोजेक्ट को दिए हो, वो प्रोजेक्ट अगर साथ में कर रहे हैं या फिर कोई प्रैक्टिकल दे दिए हो साथ में करने के लिए, ठीक है, कि ये वाला फिजिक्स का ये प्रैक्टिकल है, या फिर क्लास में कोई भी है, मतलब कि जैसे साइंस पढ़ाते हो कक्षा में क्लास 10वीं तक, तो साइंस का कोई भी प्रैक्टिकल दे दिए कि आपको ये करना है, तो कुछ आइडियाज़ ऐसे हो सकते हैं जो बॉयज़ ना सोचे और लड़कियां बता दें। उससे क्या होगा ना कि जब वो साझा काम करेंगे तो लड़कों में लड़कियों के प्रति जो इनइक्वालिटी वाला जो बात होता है कि वो हमसे कमज़ोर हैं या फिर जो भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव की भावना है, वो खत्म होने लगेगी। साथ में सारे तरह के जो भी संकोच हैं, जो भी हेजिटेशंस है दोनों के बीच में, वो दूर होगा और अच्छे तरीके से वो काम कर पाएंगे, है ना। और इस तरह से हमारा जो भी है, हमारा जो मतलब कि उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा। तो क्या होगा, हम लोग कोऑपरेशन कैसे बढ़ा सकते हैं? सेटिंग टास्क विच हैव टू बी डन टुगेदर, उन कार्यों को निर्धारित करना, उन्हें एक साथ करना है ना। उन कार्यों को निर्धारित करेंगे जिनसे वो एक साथ काम करे और दोनों के बीच में जो भी मैंने आपको बताया था इक्वालिटी की भावना है वो उनके बीच आ जाए, डिस्क्रिमिनेशन भी खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो देख सकेंगे कि वो हमसे कमतर नहीं है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन सी नंबर, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, शिक्षा में सजा का प्रमुख नुकसान यह है कि द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ पनिशमेंट इन एजुकेशन इज दैट यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न करता है, इट जनरेट्स अनप्लेजेंट फीलिंग्स, इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम परमानेंटली, अस्थायी रूप से सॉल्व नहीं करता जो भी समस्या है, इट प्रिवेंट्स टीम वर्क को रोक देता है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए सजा का सबसे प्रमुख नुकसान यही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न कर देता है, इट जनरेट्स अनप्लेजेंट फीलिंग्स। अनप्लेजेंट फीलिंग्स जो होती है अप्रिय भावनाएं, वो क्या होती है ना, बच्चों में आ जाने के बाद उनको पढ़ने में मन नहीं लगता, वो फोकस नहीं कर पाते, आप कुछ भी बता रहे हो वो कुछ ही और भी चीज़ों में चला जाएगा। क्या होगा कि बच्चे एग्रेसिव हो जाएंगे, आक्रामक हो जाएंगे, चिंतित हो जाएंगे और साथ ही साथ वो निराश बैठने लगेंगे। आपके क्लास में वो जिस तरह से फोकस होना चाहिए, उनको क्लास में जिस तरह से इंटरेस्ट लेना चाहिए, वो सारी चीज़ खत्म हो जाती है। इसलिए अभी आप लोगों को पता होगा विद्यालय में पूरी तरह से सजा को समाप्त कर दिया गया है, प्रतिबंध कर दिया गया है। इसलिए आप लोग का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि यह अनप्लेजेंट फीलिंग अप्रिय भावनाओं को उत्पन्न कर देता है, जिससे कि उनको अब फोकस करने में प्रॉब्लम होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है, Which one of the following is the most important elements in teaching? तो 69 का आपका कौन सा क्वेश्चन है, 69 का सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा। देखिए शिक्षकों व छात्रों के बीच संबंध, तो ये संबंध सबसे इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। विषय वस्तु भी इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें, लेकिन आप लोग को सबसे मेन जो चीज़ होता है वो आप लोग को देखना है, ठीक है। तो यही आप लोग का शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण होता है कि शिक्षक और छात्र में अच्छा संबंध बन सके, जो ताकि आप उनको अच्छे तरीके से लीड कर सको। लीड करना ही होता है ना हम लोग को गोल, और जो भी पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु अच्छे से समझा सको। तो समझा सकेंगे कब समझा सकेंगे, जब इंटरेक्शन अच्छा से होगा शिक्षक और छात्रों के बीच, जब भी होगा तो आप लोग क्या क्या सीखिएगा। अभी आप लोग जाके सीखिएगा कि शिक्षण में किस तरह के आपको शैलियाँ अपनानी है, मतलब मेथड्स, किस तरह के मटेरियल्स यूज़ करने हैं, किस तरह के आपको टेक्निक लगानी है, ताकि बच्चों को जो भी चीज़ें हैं वो समझा सको। याद रखिएगा कि टीचिंग के 3 मतलब कि बिंदु होते हैं। टीचिंग के 3 बिंदु कौन कौन से होते हैं? शिक्षक, याद सुनिएगा, शिक्षक मतलब कि जो शिक्षक है, टीचर, स्टूडेंट्स हो गए सेकंड में, और तीसरा हो गया आपका पाठ्य वस्तु, जो कि आपका हो गया सब्जेक्ट मैटर। तो तीनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन शिक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट तीनों आता है, ठीक है। शिक्षण के जो 3 बिंदु आपको मैंने बता दिया, तो शिक्षण के लिए सबसे मेन पहले इंटरेक्शन बनेगा, तब तो हम विषय वस्तु समझाएंगे। तो आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है, कि रिलेशनशिप बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। जब रिलेशनशिप बनेगा तभी जाके हम लोग विषय वस्तु को उनको जिस तरह से हमको व्यवहार में लाना है, उनके बिहेवियरल चेंज को लाना है, वो हम लोग ला पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है ना कि अध्ययन और अध्यापन प्रक्रिया में अभिप्रेरणा उपागम की ओर जाता है। इंडक्टिव अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस प्रोसीड्स फ्रॉम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन है बहुत अजीब, क्योंकि देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको बीएड में ऐसे भी पढ़ना है, लेकिन आप लोग को जब दे दिया गया है ना, तो आप लोग को थोड़ा बहुत जानना चाहिए। विशेष से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, उपरोक्त सभी। पार्टिकुलर टू जनरल, नॉन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऑल ऑफ द अबव। देखिए क्या होता है ना कि इसमें बता रहे हैं कि आपको इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है। इंडक्टिव अप्रोच में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी चीज़ें बच्चों को पता है, कुछ कॉन्क्रीट एग्जांपल्स, मतलब कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स, जो ऐसे एग्जांपल्स आपको सेलेक्ट करने हैं जो बच्चे जानते हो, उसी को बोलेंगे कॉन्क्रीट एग्जांपल। जो बच्चे को कुछ विशेष मतलब एग्जांपल, कुछ विशेष एग्जांपल चुनेंगे, उदाहरण चुनेंगे जो बच्चों को मालूम हो, और उसके बाद हम लोग उसको फॉर्मूला की तरफ ले जाएंगे जो हमें देना है, या फिर जो अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करना है, जो चीज़ें बच्चे को नहीं मालूम है। तो पहले हम जो चीज़ जानते हैं उसको लेके चलेंगे, और उसके बाद हम लोग जो मतलब जो नहीं जानते उसको सिखाना है। तो ज्ञात से अज्ञात, ये सही है कि जो हम लोग को ज्ञात एग्जाम्पल, उससे हम लोग अज्ञात चीज़ों को सिखाएंगे। फिर सुनिए, सरल से जटिल, हाँ, पहले हम ऐसे चीज़ों को सिखाएंगे जो सरल है और जो उनको पता है, सारा चीज़ इसी में आ गया। और उसके बाद वो कठिन की तरफ हम लोग ले जाएंगे कि देखिए ये आपसे यहाँ पे हम आपको ये सिखाना चाहते थे। तो सरल से जटिल की ओर। एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, जैसे कि अभी हमें बच्चे को गणित में पढ़ा रहे हैं कि आप लोग पढ़े होंगे समांतर श्रेणियाँ, या फिर सीक्वेंस एंड सीरीज, या आप लोग पढ़े होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। तो आप लोग को फॉर्मूला क्या था, an बराबर, आप लोग को फॉर्मूला बता रहा हूँ, a + n - 1 × d, ये फॉर्मूला था आप लोग का। तो हम लोग को ये फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं बताना है, हम लोग क्या करेंगे, बच्चों को पहले बोलेंगे देखो बच्चों, पहले 2 आया, फिर 5 आया, फिर 8 आया, 8 के बाद 11 आया, तो बताओ अब क्या आएगा। तो बच्चे खुद बोलेंगे कि देखिए सर हम यहाँ पे 3 बढ़ते जा रहा है। आप उनको सोचने का टाइम दीजिएगा, 3 बढ़ रहा है, बच्चों बोलेंगे हाँ 3 बढ़ रहा है, वो लोग भी बोलेंगे। अगर नहीं समझ पाए तो आपको थोड़ा सा हिंट देना है। तो हिंट देने के बाद वो तुरंत क्या बताएंगे कि नहीं सर अब 14 आएगा। तो ये 14 वो खुद देंगे जवाब। तो आप लोग पूछोगे, फिर इसी तरह से एक एग्जांपल दोगे, तो आप बोलोगे कि देखो मेरे पास ना एक फार्मूला है ना, ये फार्मूला है, इससे देखो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये कितना टर्म है, 5वां टर्म है, तो यहाँ से हम लोग 5वां टर्म निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, बच्चों को ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम लोग ले जाएंगे, सरल से जटिल की। और हमको ये जो फार्मूला देना था, ये फार्मूला हम कैसे दिए,
कैसे दिए, तो हम क्या करेंगे, कुछ आप लोग हमको क्या करेंगे, कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल दिखाएंगे, कुछ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स दिखाएंगे, मतलब जो विशिष्ट उदाहरण है, कुछ विशिष्ट उदाहरण दिखाने के बाद, है ना, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसे जनरलाइजेशन जो फॉर्मूले हैं वो सभी हम लोग वहाँ पे दिखाएंगे। तो वही हो गया पार्टिकुलर से जनरल। याद रखिएगा, विशेष एग्जाम्पल से हम लोग जनरलाइजेशन जो फॉर्मूला देते हैं वो है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप लोग उल्टा लग रहेगा कि विशेष मतलब कि कुछ विशेष फॉर्मूला नहीं बोल रहे, विशेष कोई एग्जाम्पल हो गया, और सामान्य हो गया जो हमको वो सभी चीज़ों पर काम करे, मतलब फॉर्मूला। तो जनरलाइजेशन क्या हो गया, जनरलाइजेशन हो गया फॉर्मूला जो उन लोगों को पता नहीं है। समझ में आ गया, दोनों में अंतर। बहुत को बच्चे सोच लेंगे पार्टिकुलर मतलब होता है फॉर्मूला, नहीं। जनरलाइजेशन मतलब कि जो चीज़ उनको पता नहीं है वो जनरलाइजेशन। जैसे कि अभी कुछ बोलोगे कि किससे मतलब कि फसल बढ़ जाते, तो वो तो उनको तो पता नहीं होगा। जिन्हें फर्टिलाइजर क्या हो गया, जनरलाइजेशन की। पहले हम लोग उनको बताएंगे कि ये सारे चीज़ से फसल बढ़ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लेकिन उनके पास जो ज्ञान नहीं है फर्टिलाइजर का, वो हो गया जनरल, जो उनको पता नहीं है। और जनरली फिर बाद में उनको पता रहेगा कि हाँ फर्टिलाइजर से फसल बढ़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, विशेष सामान्य के। और हाँ फॉर्मूला बाद में हम लोग देते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, सरल से जटिल की तरफ जाते हैं। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ध्यान से समझ गए होंगे क्या क्या बताने चाह रहे थे। ऐसी चीज़ों को हम लोग समावेश करेंगे कि जो बच्चों को मालूम है पहले से, उसके द्वारा हम लोग जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो आप लोग को बुक में विषय वस्तु में सिखाना है, फॉर्मूला देना है, या कुछ भी जटिल चीज़ को सिखाना है, उसी के हेल्प से सिखाएंगे। या फिर कोई आप लोग को फिजिक्स में आप लोगों को इक्वेशन नहीं सिखाना, तो पहले हम उनको ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो बच्चे को मालूम हो। या फिर यूनिवर्सल लॉ सिखाना है न्यूटन का, कि देखिए कोई अगर वस्तु अगर ऑब्जेक्ट है तो पहले गति में, तो गति में ही रहेगा, तो कैसे सिखाएंगे। तो आप लोग उनको कुछ समझाइएगा कि देखो गेंद को अगर हम जोर से लुढ़काते तो क्यों दूर तक चला जाता है और क्यों रुक जाता है। उसको बताओगे कि अगर और प्लेन कर देंगे ज़मीन तो बोलेगा बच्चा कि और दूर जाएगा, मतलब बॉल। बोलोगे और प्लेन कर देंगे तब बच्चे, तो बोलेंगे और दूर जाएगा। तो उससे आप क्या बोलोगे कि बच्चे एक समय ऐसा भी आएगा ना कि जब हम फ्रिक्शन को हटा ही देंगे, घर्षण को खत्म ही कर देंगे, बॉल लुढ़कता लुढ़कता चला जाएगा, है ना। तो वो आप इससे फिर जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया सिखा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग जनरलाइजेशन के साथ, याद रखिएगा, तो वो पार्टिकुलर हो गया। जो एग्जाम्पल हम लोग दिए ना बॉल में जो एग्जांपल दिए कि हम लोग को फिसलता जा रही है, पार्टिकुलर एग्जांपल हुआ। उसके बाद जनरलाइजेशन फॉर्मूला दे देंगे जो सभी पर लागू हो जाएगा। अब समझ में आया जनरल मतलब क्या होता है, जो सभी पर लागू हो जाए। तो चारों ऑप्शन यहाँ पे, तीन ऑप्शन सही है, क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो देखिए इस तरह से हमने देखिए आप लोग के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं। नेक्स्ट सेट में और क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं कम क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो ये मत सोचिए कि कम करवा रहा हूँ, सभी को आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा दे रहा हूँ, ताकि अब ये क्वेश्चन कहीं पर भी आए तो समझ में आ जाएगा कि सरल से जटिल क्या है। सरल से जटिल आपको समझ में आ गया कि पहले हम सरल एग्जाम्पल्स की तरह साथ दे के जटिल की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जांपल से शुरू करेंगे और फिर हम लोग टुवर्ड्स जनरलाइजेशन बढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि सारे क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर लें, नोट्स भी बनाते चलें। नेक्स्ट सेट में अगर और भी मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा और प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो बने रहें चैनल के साथ। जो लोग पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि रोज लर्नर्स ग्लोब का हमारा जो आप लोग का इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाए। लर्नर्स ग्लोब नाम से ही है, तो ये आप सर्च कीजिएगा, जाके टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पे अपडेट भी मिलते रहेगा, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। और लर्नर्स ग्लोब कहीं पे भी स्पेस नहीं है, लर्नर्स ग्लोब एक साथ लिख के सर्च कीजिएगा। तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा। कुछ भी क्वेरी भी है तो वहाँ पे आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, टाइम मिलेगा तो रेस्पॉन्ड जरूर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और अपडेट के साथ, कोई और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। और परीक्षा के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई भी बोर्ड के हो, स्टेट बोर्ड के हो, CUET देना है, सभी में एग्जाम ये यूज होगा। ऐसा थोड़ी है कि ये वाला जो कंसेप्ट है वो आप लोग के लिए बदल जाएगा स्टेट वाले एग्जाम में या सेंट्रल में। कहीं से भी क्वेश्चन दे देता है। मैं बता दूँ, कभी भी सेंट्रल का क्वेश्चन कभी भी स्टेट में डाल देता है, तो स्टेट वाला क्वेश्चन कभी दूसरे स्टेट में डाल देता है। इसलिए सभी सब्जेक्ट स्टेट्स के लिए है। जो भी बीएड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। और याद रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और अपने कंसेप्ट को भी आप लोग थोड़ा सा मतलब बिल्ड कीजिए, ताकि वहाँ पे दिक्कत ना हो छाटने में। तो ये मैं कॉन्सेप्ट बिल्ड करवा रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो, फिर आगे जाकर प्रैक्टिस भी करवाऊँ। हेलो गाइज, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखिए हम हिंदी का आप लोग का जो भी आप लोग का सेट है उसका हम सॉल्यूशन लेकर आए हुए हैं। और ये हिंदी का सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के बीएड के एंट्रेंस के लिए। और याद रखिए आगे भी जाके काम देगा, क्योंकि कोई भी एंट्रेंस दोगे आगे जाके तो हिंदी का अगर पेपर रहेगा, जैसे KVS हो गया, NBS हो गया, आगे जाके जितने भी एग्जाम दोगे तो हिंदी का जरूरत पड़ने वाला है। तो ये बहुत ही यूजफुल रहने वाला है वीडियो। तो आप लोग वीडियो को देखने से पहले एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जो लोग पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं। और जितना भी बीएड से रिलेटेड वैकेंसीज आएंगी, जितनी भी वैकेंसीज आने वाली हैं और जो भी नोट्स वगैरह रहेगा, अपडेट रहेगा, इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो ये बीएड वालों के लिए स्पेशल बनाया गया है और DLED वालों के लिए। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लर्नर्स ग्लोब। तो चलिए आज हम लोग हिंदी का पेपर चलते हैं।
ये पेपर आप लोग का बीएड में पूछा हुआ पेपर है, ठीक है, और 2022 में पूछा हुआ है। तो देखिए इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो उससे आप लोग को भी बहुत सारा हिंट मिलेगा और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने वो भी आपको पता चलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ रहा ब्लैंक दिया हुआ है, धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हो। बोल रहा वैसे धातु जो किसी दूसरे शब्द से ना बने हो तो उसको क्या कहते हैं, मूल धातु कहते हैं, है ना। मूल धातु वे हैं जो किसी दूसरे शब्द से बनकर ना बने हो, है ना, मिलकर बने ना हो। तो ये मूल है और मूल से मिलकर बनता है यौगिक। याद रखिएगा, मूल से जुड़कर बनता है यौगिक, है ना। जैसे मूल में आपका जैसे हो गया कि खाना, है ना, तो खाना से क्या बनेगा, खिलाना, है ना। तो ये जो खिलाना बना ये यौगिक है, क्या है, ये यौगिक है। लेकिन खाना क्या हुआ, ये आपका मूल धातु हुआ। जैसे रहना, है ना, रहना, है ना, तो ये आपका हो गया मूल धातु। तो इस तरह से आपको समझना होगा कि मूल धातु और इसमें क्या अंतर है। और आपको मैं बताता हूँ, जैसे बैठना, है ना, और आप किसी को बोलोगे बैठाना, है ना, बैठाना क्या हो गया, बैठाना हो गया आपका यौगिक, है ना। फिर उसी तरह से चलना को चलाना, रंग को रंगना, तो रंग हो गया मूल और रंगना हो गया यौगिक, ठीक है। तो रंग से रंगना, है ना, चल से चलना, चलना से चलाना, देखो चलना मूल धातु हो गया, चलाना क्या हो गया, यौगिक धातु हो गया। तो इस तरह से आपको जो जहाँ पे किसी दूसरे शब्द से ना मिलकर बने हो तो वो क्या हो जाता है, मूल धातु हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी टिक जो मारे वो सही नहीं है, आप लोग यहाँ पे आंसर मैच करते चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, प्रतिदिन, प्रतिफल, प्रत्यक्ष आदि शब्द ब्लैंक भाषा के अव्ययी भाव समास के उदाहरण है, ठीक है। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया हुआ है आपको, ऑप्शन दिया हुआ है संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा संस्कृत का यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, सेकेंड का ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि संस्कृत में क्या होता है कि जो अव्ययी भाव समास होता है उसकी परिभाषा होता है कि प्रथम पद जो इसका होता है अव्ययी भाव समास में वो अव्यय होता है। क्या होता है, अव्यय, है ना। अव्यय जानते होंगे कि किसी के कारण इसमें चेंजिंग नहीं आता है, वो होते हैं अव्यय, ठीक है। तो अव्यय होते हैं संस्कृत में प्रथम पद, लेकिन वही कभी कभी क्या होता है अपवाद के रूप में हिंदी में अपवाद के रूप में कभी कभी संज्ञा या सर्वनाम, है ना, संज्ञा या विशेषण, ये सारे जो चीज़ होते हैं ये कभी कभी आप लोग का यहाँ पे प्रथम पद बन जाता है, लेकिन संस्कृत में नहीं बनता है। तो यहाँ पे प्रतिफल, प्रत्यक्ष और प्रतिफल, प्रतिदिन, ये जितने भी हैं इसमें सभी में आपको देखिए प्रथम पद अव्यय है, सभी में प्रथम पद अव्यय है और इस कारण से ये संस्कृत के अंदर चला जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि हिंदी का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है सभी को, लेकिन करते रहोगे तभी आपको समझ में आएगा। जैसे अभी आपको अव्ययी भाव का समास का आपको परिभाषा भी याद हो गया कि अव्ययी भाव समास किसको कहते हैं, जिसका प्रथम पद क्या हो, अव्यय हो, ठीक है। जैसे कि अगर पूछ दे कि प्रतिदिन क्या कौन सा समास है तो आप लोग तुरंत मारिएगा कि वो अव्ययी भाव समास के अंदर आता है, प्रतिदिन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अभी यौगिक के बारे में भी अगर आप पूछेगा तो यौगिक भी समझ गए। शुरू में जो चीज़ डिफिकल्ट लगता है लेकिन बाद में अगर समझ आते हो तो वो आपको टिक करने में भी आसान करेगा। तो वीडियो को पूरा देखा करें, फिर से मैं बता रहा हूँ, और दोस्तों को शेयर कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अभी मैं बता दूंगा कि कैसे आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ना है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में सभी को जुड़ जाना है और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में क्या होगा कि आपके मैसेज का भी मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। ये चैनल का ही मैं इंस्टाग्राम ID भी बना दिया हूँ, ठीक है। तो देखते हैं टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ब्लैंक दिया हुआ है, क्रिया अर्थ में अनुमति बोधक क्रिया की विरोधिनी है। तो देखिए अनुमति बोधक हो गया, अवकाश बोधक हो गया, ये सभी जितने भी दिख रहे हैं ये सारे आपके संयुक्त क्रिया के भेद हैं। तो याद रखिएगा कि कौन कौन से क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, वो सारे जो आपको होते हैं उनके फिर भेद भी हैं। तो वो सारे आप लोग देख लीजिएगा, सकर्मक, अकर्मक, है ना, अकर्मक हो गया, संयुक्त क्रिया हो गया, संयुक्त क्रिया के अंदर फिर द्विकर्मक हो गया। तो ये सारे आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे आप लोगों को होमवर्क में दे देता हूँ कि सारे क्रिया ये सब जो है इससे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग देख लेना इसे। यहाँ पे पूछ रहा है कि अनुमति बोधक क्रिया की विरोधिनी। तो अनुमति बोधक जो होता है उसमें कार्य के करने की बोध होता है, ठीक है, कार्य को करने के लिए जो अनुमति हम लोग लेते हैं उस अनुमति का बोध होता है अनुमति बोधक क्रिया में। तो यहाँ पे पूछ रहा है उसका विरोधिनी, तो उसका विरोधिनी हो जाता है, याद रखिएगा, अवकाश बोधक। क्योंकि अवकाश बोधक में क्या होता है कि किसी संयुक्त क्रिया, जिस संयुक्त क्रिया में क्या होता है किसी कार्य को ठीक ढंग से पूरा करने के लिए अवकाश का बोध हो, ठीक है, ठीक काम करने के लिए अवकाश का बोध हो, तो उसे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे भाई मुश्किल से सो पाया, तो इस तरह से जो होते हैं वो अवकाश बोधक के अंदर आते हैं, याद रखिएगा। तो ये अनुमति बोधक क्रिया की विरोधिनी कही जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ण, शब्द और वाक्य के विचार से व्याकरण के मुख्य विभाग होते हैं। तो देखिए वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार के हिसाब से व्याकरण में विचार से व्याकरण के मुख्य कितने 3 भेद हो जाते हैं। तो 4 का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसी तरह के वीडियोस बाकी सेट भी लाया करूंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने 2-3 सेट डाल दिया है और इसी प्रकार से सभी सेट का जल्दी जल्दी डाला जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी का सेट भी डाला जाएगा और रेगुलर बेसिस पर वीडियो देखा करें। ऐसा ना हो कि लास्ट में देखोगे तो लास्ट में बहुत ज़्यादा जत्था जमा हो जाएगा। जत्था समझ रहे हैं, बहुत सारा ढेर जमा हो जाएगा।
चलो देखो, ब्लैंक उन संस्कृत शब्दों को कहते हैं जो प्राकृत भाषा बोलने वालों के उच्चारण से बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप हो गए, जैसे बच, आज्ञा, मुंह, बंस इत्यादि। याद रखिए कि तत्सम होते हैं जो कि ज्यों के त्यों रह गए। शुरू में जो भाषा संस्कृत शब्द से आया और जो ज्यों के त्यों रह गए उसे तत्सम कहते हैं। जैसे अश्व हो गया, घोड़ा जिसको बोलते हैं अश्व, ये क्या हो गया, तत्सम रूप हो गया। लेकिन तद्भव क्या होता है कि बिगड़ के जो नए रूप में आ जाते हैं। याद रखिएगा, जो बिगड़ के नए मतलब कि बिगड़ते बिगड़ते जिसका बहुत ही ज़्यादा अंतर आ जाता हो तो उसे तद्भव बोलते हैं। लेकिन जिसमें थोड़ा सा बदलाव आए, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बिगड़ते बिगड़ते कुछ और ही रूप हो गए, मतलब छोटा सा बदलाव आता है तो उसको अर्ध तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध तत्सम। तो 5 का आपको सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अर्ध तत्सम। याद रखिएगा कि जो तत्सम होते हैं वो ज्यों के त्यों रह जाते हैं, ठीक है, और तद्भव होता है जिसका बाद में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ। जैसे देखिए, दाहिना जो है, दाहिना हाथ जो आप लोग बोलते हैं वो तद्भव है, ठीक है। लेकिन तत्सम क्या हो जाएगा इसका, दक्षिण। पहले इसको दक्षिण बोला जाता था तो दक्षिण आपका हो जाएगा तत्सम। तो दक्षिण से बना है आपका दाहिना। याद रखिएगा, दक्षिण से बना है दाहिना। तो इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि तत्सम से तद्भव में क्या आ जाता है, दोनों में बदलाव आ जाता है उच्चारण करने में, ठीक है। और जब थोड़ा सा बदलाव आता है तो उसे अर्ध तत्सम कहा जाता है, जैसे कि ऊपर वाले शब्द दिए गए हैं। 6 नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या पूछा है कि अनुकरण वाचक शब्द किसे कहते हैं, अनुकरण वाचक शब्द किसे कहते हैं। देखिए, इस तरह के शब्द के बहुत सारा परिभाषा है, तो आप लोग देख लीजिएगा सभी ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। शब्द, क्रिया, आप लोगों को मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि बहुत सारे भेद होते हैं, याद रखिएगा। और सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो याद रखिएगा कि शब्द हो गया, मैं फिर से लिखा दे रहा हूँ, वर्ण लिख लीजिए। ये सब टॉपिक थोड़ा सा टफ है और अच्छे से कीजिएगा। वर्ण, शब्द, वाक्य, क्रिया, है ना, ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे से करना। भाषा, है ना, ये सारे टॉपिक बहुत ही डीप में पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। फिर समास भी हो गया। कुल मिलाकर हिंदी से अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, तो अनुकरणवाचक शब्द किसे कहते हैं, पदार्थ की यथार्थ अथवा कल्पित ध्वनि को ध्यान में रखकर जो शब्द बनाए जाते हैं उसे अनुकरणवाचक कहते हैं। तो 6 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखिए, पूछ रहा है कि शब्दों के पश्चात जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है, ये आसान क्वेश्चन था। तो अक्षरों के पश्चात जब लगाए जाते हैं तो उसे प्रत्यय कहते हैं, जब पहले लगाया जाता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंत में लगाए जाने के बाद कहा जा रहा है, पश्चात में मतलब पीछे लगाए जाने का बात कहा जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 15 क्वेश्चन आए हुए थे सेट में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जिन वाक्यों में किसी काम के ना करने या होने का बोध हो तो उसे क्या कहते हैं। तो जब काम करने का या ना होने का बोध हो तो याद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि निषेधवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निषेधवाचक आपका वाक्य हो जाएगा। प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न का बात होता हो, संदेहवाचक जिसमें संदेह हो, है ना, मतलब कि कन्फ्यूजन हो, कन्फ्यूजन को ही संदेह बोलते हैं, जिसमें लगे कि काम हुआ या ना हुआ। निषेधवाचक में होता है मना कर देना। और विधानवाचक क्या होता है, याद रखिएगा कि विधानवाचक में किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे विधानवाचक शब्द मतलब वाक्य कहते हैं। जैसे कि राधा पढ़ती है तो इससे पता चलता है ना कि राधा पढ़ने का काम कर रही है। भारत देश आज़ाद देश है, तो ये सब विधानवाचक हो गए जिसमें काम की जानकारी। निषेधवाचक में जैसे मैं ये काम नहीं करता हूँ, तो ये सब निषेधवाचक। प्रश्नवाचक कब कहाँ गए थे, इस तरह से। और संदेहवाचक में तुम वहाँ थे भी या नहीं थे। तो इस तरह से क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब मुझे दौड़ा नहीं जाता, या वाक्य खाली स्थान वाच्य का उदाहरण है। तो देखिए कर्म वाच्य, फिर होता है कर्तृवाच्य मतलब कर्ता का जो जिसमें पे प्रभाव रहता है, ठीक है। और जिसमें भाव को मतलब कि जिसमें कर्ता और कर्म को छोड़कर भाव को मतलब कि विशेष दर्जा दिया जाए तो वहाँ पे भाववाचक हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि जिसमें कर्ता या क्रिया के कर्ता या कर्म का प्रधानता ना हो और भाव प्रधान कर दिया जाए, भाव जब प्रधान हो तो उसे क्या कहते हैं, भाववाची कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो यहाँ पे देखिए भाव, जो मुझसे दौड़ा नहीं जाता तो यहाँ भाव को ही यहाँ पे आगे क्या, जैसे कि एक्टिव पैसिव आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में, तो उसी तरह से तो यहाँ पे भाव को आगे कर दिया जाता है। जबकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, सब्जेक्ट यहाँ पे था दौड़ना, हो गया यहाँ पे क्रिया, और अब मुझसे हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को ना छोड़कर भाव को विशेष दिया गया है, क्या कहते हैं उसको, भाव मतलब कि प्रधानता दिया गया है, इसलिए भाववाचक हो गया। अब देखिए संबंध या अनुबंध अवयव के 2 प्रकार हैं। याद रखिएगा कि अवयव में बहुत सारे भेद हैं, बहुत सारे हैं, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। तो 10th का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा संबंध सूचक के ये अवयव दोनों प्रकार हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रकार होते हैं संबंध सूचक अवयव के, लेकिन एक बार देख लेना तभी आपको समझ में आएगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 11th में देखिए क्या पूछ रहा है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो याद रखिए क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो विधान करने वाले शब्दों की जो विशेषता बतलाता हो, है ना। विधान करने वाले मतलब शब्दों की मतलब क्रिया की जो विशेषता बतलाता हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं, है ना। विधान करने वाले मतलब जो काम करने जानकारी देने वाले शब्द हो, तो कौन, क्रिया, तो वो आपके उसकी जो विशेषता बतलाता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
शब्द के प्रयोग बहुधा किसी विषय या कुछ उदाहरणों के पश्चात होता है। तो कुछ विषय या बहुधा उदाहरण के बाद हम क्या लगाते हैं, इत्यादि लगाते हैं। तो ये आप लोगों को पता ही होगा। तो 12 का सी ऑप्शन, आप लोग का 12 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी अपडेट के लिए आपको मैं बता रहा था, लर्नर्स ग्लोब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही देखिए यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी भी दिख रहा होगा, लर्नर्स ग्लोब, कहीं पे भी स्पेस नहीं है, और एक नवाबा, 2 इंस्टाग्राम आईडी है, दोनों को अगर आप फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी दिख रहा होगा, लर्नर्स ग्लोब करके, ये नाम लिख के सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो सर्च करके यहाँ पे जुड़ जाइए, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि बाह्य पर्यटन के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद हैं। तो बाह्य पर्यटन के अनुसार आपका देखिए घोष और अघोष 2 होता है, याद रखिएगा, घोष और अघोष। घोष और अघोष, घोष में क्या होता है कि गले के कंपन से जो निकले, है ना, गले के कंपन के साथ जो निकले, ध्वनि के गूंज के साथ निकले, उसे घोष कहते हैं। और अघोष में वैसा नहीं होता। ठीक है, याद रखिएगा कि इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है घोष में। तो याद रखिए बाह्य पर्यटन के अनुसार घोष और अघोष 2 हो जाते हैं। ठीक है, जैसे का और खा, ये जो होते हैं आपके जितने भी शुरू के 2 होते हैं, ठीक है, वर्ण, ठीक है, ये सभी में शुरू वाले वर्ण जो हो गए, चा छा, ये सब में क्या होते हैं, स्वर तंत्रों में मतलब कि कंपन नहीं होता है। तो ये अघोष हो गया। सघोष कौन कौन हो गए, ग, घ, अंग, है ना। तो इस समय क्या होता है, स्वर तंत्रों में कंपन हो जाता है। तो ये सभी गूंज या नाद के साथ निकलते हैं। तो ये हो गए आपके घोष। तो याद रखिएगा घोष और अघोष 2 यहाँ पे आपके हो जाते हैं व्यंजनों के भेद बाह्य पर्यटन के अनुसार से। अब यहाँ पे देखिए विशेषण 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। तो याद रखिए कि पूर्णांक बोधक को हम लोग 2 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे 100 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, है ना, और साथ में इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 100। ठीक है, तो ये हो गया पूर्णांक बोधक आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से 56, 55 लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे इंग्लिश मीडियम वालों को लिखने में प्रॉब्लम होता है हिंदी, है ना। फिर देखिए जो क्रिया विशेषण दूसरे शब्दों में प्रत्यय या जोड़ने से बनते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जो दूसरे से जोड़ने से बनते हैं तो अभी आप लोग को मैंने बताया था यौगिक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे यौगिक। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने आपके ये वाला सेट कंप्लीट करवा दिया है। ये आपका मतलब कि बीएड एग्जाम में आया हुआ था। तो इस तरह से बाकी सेट भी करवाया जाएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा सेट करवाया जाएगा। इसी प्रकार टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने ले लिया है 2 सेट, और कोशिश करूंगा कि कम से कम 15-20 सेट सभी का ले लूं। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहोगे, जितना सपोर्ट दिखाओगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा और हम लोग आपसे क्लास लेते जाएंगे। और याद रखिए कि जितना क्लास करोगे उसी से आप लोग को फिर तैयारी करने में हेल्प होगा। अभी देखिए जितना जानकारी आपको मिल गया, तो अगले सेट अगर आपको बनाते हो अपने से तो कुछ थोड़ा सा सोचने का शक्ति आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही लाएंगे। और वीडियो में प्लेलिस्ट आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो सर्च करने का जरूरत नहीं है, प्लेलिस्ट में जाएँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और बीएड प्रिपरेशन या एंट्रेंस प्रिपरेशन करके जो भी आपका महीना बना होगा प्लेलिस्ट, उसको जरूर से देख लेना सारा वीडियो चेकअप करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सभी को धन्यवाद।